हेलो हेलो हेलो। आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है सुपर यकीन बैच के लास्ट चैप्टर में, फिजिक्स के लास्ट चैप्टर में, जिसका नाम है वेव ऑप्टिक्स। जैसा कि मैंने आपको सेमीकंडक्टर के ट्रांजिस्टर में बोला था कि ट्रांजिस्टर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपको समझ भी आएगा और सारे सवाल 20 सेकंड में सॉल्व होंगे और पूरे सेमीकंडक्टर में होंगे। अब देख रहे थे कि सेमीकंडक्टर के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं न्यूमेरिकल और ट्रांजिस्टर पे, सब 20 सेकंड में सॉल्व होगा। उसी तरीके से वेव ऑप्टिक्स में हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, क्योंकि टाइम है हमारे पास, हम एक लेक्चर एक्स्ट्रा ले सकते हैं। अभी भी एग्जाम में 2.5 महीने हैं। और आप भी पैनिक मत हो कि साहब सर कैसे करें। जितने टाइम में तुम सोचते हो ना, उतने टाइम में आराम से कर सकते हो। आप देखोगे तो पूरे इंडिया में ना, पूरे इंडिया में, चाहे वो पीडब्ल्यू हो, कोटा हो, डैश 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 हो, अभी क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहे हैं, एकदम एकदम भर भर के स्टार्ट हो रहे हैं। तो जब बच्चा अभी पढ़ाई शुरू कर रहा है नीट के लिए, तुमने तो 1 साल पहले किया था, पढ़ा भी है सब कुछ अच्छे से, नंबर नहीं आ रहे हैं या नंबर आ रहे हैं 500 600 या 450 जो कुछ भी आ रहे हैं, वो तुम्हारे पढ़ने की वजह से आ रहे हैं। और अब से तुम और जोर लगाओगे, उसमें और एनर्जी डालोगे, तो चीजें इंप्रूव होंगी ना यार। तुम्हें लगता है कि मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, मेरी ये हालात है, तो 3 महीने बाद मेरी यही हालत रहेगी। अभी पेपर 3 महीने बाद है। अगर पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपनी कमियों पे काम करेंगे तो हालात हर दिन बेहतर होगा। अभी से भी तुम एक काम कर लो, बस एक चीज को फॉलो कर लो, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। हर दिन बीते हुए दिन से बेहतर होना चाहिए। इस मायने में भले ही तुमने एक लाइन ज्यादा लिखा हो, एक क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व किया हो, 1 मिनट ज्यादा पढ़ा हो, लेकिन आज का दिन पिछले वाले दिन से, बीते हुए कल से बेहतर होना चाहिए। और तुम ये देखो कि बेहतर है कि नहीं है, नहीं है ना, तो नहीं होगा सिलेक्शन। जा बेहतर बनाओ उसको किसी तरीके से, बस ये कर। तुम अपने कमियों पे रोते हो नोट्स नहीं है, सिलेक्शन कैसे होगा, रिवीजन नहीं है, नंबर नहीं आ रहे हैं। अबे भाई, तो उस पर काम करना। तो अभी से शॉर्ट नोट्स बनाने बैठेगा ना, तो 3 महीने हैं। शॉर्ट नोट्स का बाप बन जाएगा। टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे ना, 2 प्रैक्टिस टेस्ट पहले से सॉल्व करके जा। जिस टॉपिक के टेस्ट हो रहे हैं उसके क्वेश्चंस नोट से लगा के जा, डीपीपी सॉल्व करके जा। कैसे नंबर नहीं आएंगे? क्या नासा का सवाल डाल रहा है क्या वहां पे? स्पेस साइंस और रॉकेट साइंस और मिसाइल का सवाल डाल रहा है क्या पेपर में? कि वही चैप्टर के जो सवाल आए हैं वही अब डाला जा रहा है एग्जाम में? कहां के सवाल आ रहे हैं टेस्ट में, ये बता। रॉकेट साइंस पूछा जा रहा है, स्पेस साइंस पूछा जा रहा है, अभी अभी जो नासा में रिसर्च हुआ है उसके सवाल आ रहे हैं, करंट अफेयर्स आ रहा है। अरे भाई, वही आ रहा है ना जो तुम्हें पढ़ाया गया है। नहीं अगर पढ़ाया गया और क्वेश्चन आ रहे तो बता मुझे। और तुम्हारे नहीं आ रहे, किसी एक्स के तो आ रहे हैं। तो क्यों नहीं आ रहे तुम्हारे? तुम अपने अंदर झांको, कमी रह गया उसको पूरा करो यार। अभी से बैठ के पढ़ोगे, सब कुछ हो सकता है। दुनिया भी पढ़ाई शुरू कर रही है और तू अब डरना शुरू कर रहा है। ये मतलब का बेफालतू बात एकदम। कल है क्या पेपर? 1 महीने बाद है क्या? काम कुछ नहीं करोगे और रोगे 1000 बार। हर दिन तुम्हारा बीते हुए कल से बेहतर होना चाहिए। तो बस इस चीज को फॉलो कर ले, चाहे तेरी हालात कुछ भी हो। तो आज से 1 महीना बाद आगे बोलेगा थैंक यू सर, बस बिना सोचे समझे हमने हर दिन थोड़ा ज्यादा मेहनत किया और रिजल्ट दिख रहा है। और अभी का जो रिजल्ट है ना, दिखेगा तुमको 3 दिन में। रिजल्ट दिखेगा क्योंकि तुम साल भर से पढ़ते आ रहे हो। पहले तुमके स्टार्टिंग में 2 महीने में क्या होता है कि तुम बहुत मेहनत करते हो, रिजल्ट नहीं दिखता है। लेकिन अब का रिजल्ट तुम्हें दिखेगा। तुम अगर 4 दिन ढंग से मेहनत करोगे ना, तुम्हारा मेहनत अगले टेस्ट में रिफ्लेक्ट होगा। तुम्हारा मेहनत तुम्हारे कॉन्फिडेंस में रिफ्लेक्ट होगा। क्योंकि अब तुम्हारा जो प्रिपरेशन का स्टेज है ना, वो लास्ट पीरियड में चल रहा है, लास्ट स्टेज में चल रहा है। अभी का जो 1 दिन का मेहनत है ना, स्टार्टिंग के 1 हफ्ते के मेहनत के बराबर होता है। चीजों को अब तुम समेटना सीख रहे हो। करो, मेहनत करो, बकवास बातें मत करो, रोंतू दास मत बनो। हर चीज के लिए रोना है बस। 3 महीने हैं, 3 महीने में तो पता नहीं क्या से क्या कर सकता है। अगर ढंग से पढ़ा तो, 3 महीने को ढंग से यूज किया तो अभी भी कम से कम 10 दिन कम कर ले 3 महीने में, और क्या। अभी भी कम से कम तुम्हारे पास 700-800 घंटे या 900 घंटे पढ़ने का स्कोप है। नहीं हमको तो रोना है सर,
हमारे पास तो रोने के लिए 50 रेंज है, तो रो। चलिए, पता नहीं, थोड़े टॉपिक से भटक गए। हाँ, तो आते हैं हम, आज पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में हाँ, ये कह रहे थे कि थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन चीजें आपको दिखा दूंगा। आपको लगेगा कि ये तो सबसे आसान चैप्टर है। वेव ऑप्टिक्स से लोग जनरली घबराते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन आपको मैं समझा दूंगा, ये सबसे आसान चैप्टर लगेगा और हर सवाल 20 सेकंड में हो जाएंगे। जैसे ट्रांजिस्टर के हुए हैं वैसे हो जाएंगे, इसकी गारंटी। और पहली क्लास में आपको इतना मजा आएगा कि आप देख। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या होता है कि लाइट जब हम पढ़ना शुरू करते हैं, ईएम वेव पढ़ते हैं, वेव ऑप्टिक्स पढ़ते हैं और मॉडर्न फिजिक्स आप पढ़ चुके हैं, वहां पे आके बच्चों का हालात कुछ इस रामलाल टाइप हो जाता है। क्या? हाइजन कहते हैं लाइट इज अ वेव, और वो भी कौन सा वेव? मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव। हाइजन की कहानी समझिए, क्या कहते हैं ये। अगर तुमसे पूछे ना कि लाइट हाइजन के अकॉर्डिंग क्या है, तो इनके अकॉर्डिंग लाइट है मैकेनिकल वेव। हालांकि ये बात गलत हो गई, आप लाइट को नॉन मैकेनिकल वेव बोलते हो। अगर सिंपल पूछे लाइट क्या है, तो बोलोगे नॉन मैकेनिकल वेव, इसको मीडियम नहीं चाहिए। लेकिन अगर सवाल में लिखो हाइजन के अकॉर्डिंग क्या है, तो आप बोलेंगे कि ये मैकेनिकल वेव है एंड लॉन्गिट्यूडिनल नेचर का है। लॉन्गिट्यूडिनल नेचर का है, हालांकि ट्रांसवर्स नेचर का होता है, लेकिन हाइजन ने इसको लॉन्गिट्यूडिनल नेचर का माना। हाइजन के अकॉर्डिंग क्या माना था, क्या सही होगा, ये दोनों सही होगा। लेकिन बाद में ये दोनों चीजें गलत प्रूफ हो गई थी, वो हम समझेंगे कि आप जानते ही हैं। क्या आइंस्टाइन ने बोला था लाइट इज अ पार्टिकल, दैट पार्टिकल इज कॉल्ड फोटोन, और मैक्सवेल ने बोला था लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्स वेव, नॉन मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव। मतलब देख रहे हो एकदम आउट ऑफ फेज है, ये मैकेनिकल, ये नॉन मैकेनिकल। एंड ट्रांसवर्स वेव, तो कई बार ऐसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं कि स्पेसिफिक पर्सन के कंसेप्ट क्या थे वो बताइए, तो वो आप इसके अकॉर्डिंग बताएंगे। और जब ये सारी चीजें आप पढ़ते हैं तो आपकी हालत इस तरह से हो जाती है कि जब हाइजन कहता है लाइट वेव है, आइंस्टाइन कहता है लाइट पार्टिकल है, मैक्सवेल कहता है लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, एक छोटा सा मासूम बच्चा कहता है नहीं, लाइट इज लाइट। और ऑब्वियसली लाइट इज लाइट, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच सम टाइम बिहेव एज अ रे, सम टाइम बिहेव एज अ वेव, सम टाइम बिहेव एज अ पार्टिकल। एक्चुअल में लाइट लाइट ही है। इनका बिहेवियर है ये, समझ आया? चलिए, तो आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले बेसिक थ्योरी ऑफ लाइट समझेंगे कि आइंस्टाइन ने लाइट के बारे में क्या कहा और उसकी कौन कौन सी बातें गलत हुई। एक दो बातें क्रिटिकल है जो पूछी जा सकती हैं। उसके बाद हाइजन प्रिंसिपल क्या है, हाइजन ने लाइट को क्या माना था, हाइजन ने वेव फ्रंट का कंसेप्ट दिया था वो समझेंगे, वेव इक्वेशन के कंसेप्ट को समझेंगे, कोहेरेंट सोर्स के कंसेप्ट को समझेंगे। तो आज के लेक्चर में हम बातें करेंगे, टाइम मिला तो इंटरफेरेंस के कंसेप्ट को भी समझेंगे। चलिए साहब, इन सब कंसेप्ट में जाने से पहले एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछता हूं, नहीं बोर्ड वाला नहीं, बोर्ड वाला नहीं, मुझे बस इतना बताओ कि रूम में एक ट्यूबलाइट जल रहा है और मैं बहुत गोरा दिख रहा हूं, वैसे मैं गोरा हूं ही। अगर मैं दूसरा ट्यूबलाइट और ऑन कर दूं तो मेरे फेस पे ब्राइटनेस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? फटाफट कमेंट करके बताइए, क्या लगता है आपको? एक ट्यूबलाइट बहुत जोरदार तरीके से मेरे चेहरे को चमका रही है, एमआर का नूरानी चेहरा एक ट्यूबलाइट से चमक रहा है। अगर दो ट्यूबलाइट जला दिया जाए रूम में तो मेरे चेहरे पर ब्राइटनेस बढ़ेगी या घटेगी? क्या कहते हो, क्या कहती है पब्लिक? ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, बढ़ेगी कि घटेगी? ब्राइटनेस में इंक्रीज और डिक्रीज, ब्राइटनेस में इंक्रीज और डिक्रीज। सर क्या फालतू कंसेप्ट पढ़ा रहे हो, ऐसा थोड़ी ना होता है। एक ट्यूबलाइट जलाएंगे तो थोड़ी लाइट आएगी, दो ट्यूबलाइट जलाएंगे तो और उजाला हो जाएगा, तीन ट्यूबलाइट जलाएंगे तो और उजाला हो जाएगा, चार ट्यूबलाइट जलाओगे तो और उजाला हो जाएगा, ब्राइटनेस बढ़ेगा। ईमानदारी से बताओ, आप अपने रूम में कितनी ट्यूबलाइट लगाए हुए हो? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो है छत पर और 2 है सामने। भाई साहब, सुंदरता से रिस्क नहीं ले सकते, कंसेप्ट से भले ही ले ले। तो जो भी स्टूडियो आप देखते हो, जिस भी टीचर को देखते हो, कम से कम 10 ट्यूबलाइट जला के पढ़ाता है वो। चेहरे की ब्राइटनेस से रिस्क नहीं ले सकते, 10 ट्यूबलाइट जला के पढ़ाता है वो। और आप कह रहे हो कि एक ट्यूबलाइट से अगर ब्राइटनेस x है तो दो ट्यूबलाइट से ब्राइटनेस घट भी सकती है और इंक्रीज भी हो सकती है। ये क्या पागलपन है? ये सही है। और इसी कंसेप्ट का नाम तो इंटरफेरेंस है। अगर दो लाइट वेव दो ट्यूबलाइट से आई और दोनों में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया तो आपका चेहरा काला कर देगा, और क्या, यही तो समझा रहा हूं। दो लाइट वेव आई,
अब दोनों सेम फेज में है तो ब्राइटनेस बढ़ जाएगा, और दोनों अपोजिट फेज में है तो ब्राइटनेस घट जाएगा, डार्कनेस हो जाएगा। यही तो होता है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वेव का। देखो, वेव का इंटरफेरेंस इज सेम लाइक कोलिजन। इंटरफेरेंस मतलब कोलिजन, मतलब ये वेव ऑप्टिक्स में पूरे फिजिक्स से रिलेट करके मैं पढ़ाऊंगा। और पता, सुनो बताता हूं, वेव फ्रंट तुमने पहले ही पढ़ा होगा। वेव फ्रंट पता है क्या होता है? इक्विपोटेंशियल सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर तुम पढ़ के आ जाओ तो तुम वेव फ्रंट पढ़ लिए, बात खत्म, रिलेशन समझा दूंगा। वेव फ्रंट पढ़ने में संघर्ष करते हैं लोग, मास्टर संघर्ष करके पढ़ा रहा होता है कि वेव फ्रंट ये, वेव फ्रंट ये। अबे डैश कुछ नहीं। वेव फ्रंट इक्विपोटेंशियल सरफेस और वेव की डायरेक्शन मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों सेम होता है। तुम्हें इक्विपोटेंशियल सरफेस समझ में आया था? हाँ सर, वो सारे पॉइंट का कॉम्बिनेशन जहां का पोटेंशियल सेम है उसको हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। पॉइंट चार्ज के लिए स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, लाइन चार्ज के लिए सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, और अगर प्लेनर चार्ज हो तो प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। ये सारी बातें याद है? याद है? अब जहां मैंने इक्विपोटेंशियल सरफेस बोला था वहां वेव फ्रंट लगा दो, और जहां पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बोला था वहां पे वेव की मोशन लगा दो। ये पूरे स्टेटमेंट में सारा सही है। पर वो पॉइंट चार्ज और स्फेरिकल में भी हाँ, लाइन चार्ज और सिलेंडर में भी हाँ, बताऊंगा। जैसे मान लो कि एक पार्टिकल एम मास का वी वेलोसिटी से आगे जा रहा और एक पार्टिकल एम मास का वी वेलोसिटी से पीछे आ रहा, तो इनके कोलिजन के बाद क्या होगा? दोनों रुक जाएंगे, चाहे वो इलास्टिक हो, इनइलास्टिक हो या परफेक्टली इलास्टिक हो। टकराने के बाद दोनों रुक जाएंगे, पक्की बात है, रुक जाएंगी। तो इस तरह के कोलिजन को हम डिस्ट्रक्टिव कोलिजन कह सकते हैं। देखना, मोमेंटम जीरो है सिस्टम का, तो टकराने के बाद मोमेंटम इनका जीरो ही हो जाएगा। उसी तरीके से सेम मास का है और सेम वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन चल रहा है। उसी तरीके से दो ट्यूबलाइट अगर मैंने जलाया, दोनों से लाइट आई और दोनों का लाइट अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर गया तो रूम में अंधेरा हो जाएगा। ये बात आप समझ चुके होंगे। लेकिन सर ऐसा होता क्यों नहीं है, वो भी मैं समझाऊंगा ऐसा क्यों नहीं होता है एक्चुअल में। सर आपने बोला था कि मेन केस डिक्रीज, थ्योरेटिकली ये सही है, क्योंकि मैंने ये नहीं बोला था लाइट सोर्स जो ट्यूब लाइट है वो कैसा होगा, उसके बीच रिलेशन कैसा होना चाहिए था। ये आंसर सही है, एग्जैक्टली में और में नॉट होगा। लेकिन प्रैक्टिकली क्या दिक्कत होता है घर में कि ऐसा नहीं होता है, दो ट्यूबलाइट से ब्राइटनेस बढ़ती है, तीन ट्यूबलाइट से और बढ़ती है, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन पहला सवाल का जवाब आपका गलत हो गया। उसी तरीके से जब कार का इंजन चलता है ना तो एक्चुअल में बहुत साउंड होता है अंदर में, लेकिन कार के बाहर आप खड़े होंगे ना तो आपको साउंड बहुत कम सुनाई देगा। और जितनी महंगी कार है, जैसे मेरे कार के पीछे तुम खड़े हो जाओ, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि इंजन ऑन है कि ऑफ है। महंगी कार है, ऐसा क्या होता है महंगी कार में? महंगी कार में एक नॉइज कैंसिलेशन का इंस्ट्रूमेंट अलग से होता है, सब कार में होता है, वैसे मैं मजाक कर। नॉइज कैंसिलेशन का इंस्ट्रूमेंट कैसा होता है? बहुत सिंपल सा एक पाइप होता है, और उस पाइप के बीच में जैसे तुमको कोई खोपड़ी में मार दे तो बुलबुल्ला फूट जाता है ना, उसी तरीके से सेमी सर्कुलर यहां पे एक रास्ता बनाते हैं, सेमी सर्कुलर पाथ बनाते हैं। अब मान लो यहां से इंजन का साउंड बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता होगा ना जहां से साउंड वेव बाहर आएगी, तो इंजन का साउंड यहां से वेव बना के बाहर निकल रहा है। अब इस वेव को बाहर तक पहुंचने के लिए दो रास्ता है, एक रास्ता तो इधर से चला जाएगा, एक रास्ता वेव का कुछ पार्ट, कुछ डिस्टर्बेंस इस रास्ते से भी फ्लो करेगा। हाँ सर। अब जब ये वेव यहां से दो पार्ट में डिवाइड हुआ तो ये वाला वेव यहां से यहां तक डिस्टेंस ट्रेवल किया 2r किया, डायमीटर के बराबर ही तो करेगा भाई साहब। यहां से एक वेव जो इस रास्ते से सीधा पहुंचा 2r डिस्टेंस ट्रेवल किया, और एक जो इस रास्ते से गया है वो πr डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो इन दोनों ही वेव का यहां पे इंटरफेरेंस होगा, सुपरपोजिशन होगा। हाँ, ये हमने वेव साउंड में भी पढ़ा था, सुपरपोजिशन। एक मिनट, सुपर पोजिशन होगा। और जैसे ही यहां पे सुपर इंपोज्ड हुआ तो दो तरह का सुपर इंपोज्ड हो सकता है, इंटरफेरेंस दो तरह का हो सकता है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। वो दो तरह का हो सकता है, डिपेंड करता है कि रेडियस कितना है। अब यहां पे सवाल है, फाइंड रिलेशन बिटवीन r एंड lambda, वेयर lambda इज द वेवलेंथ ऑफ साउंड, lambda, so that no sound or light observed there। यहां पे ऑब्जर्वर कोई भी लाइट एंड साउंड मतलब साउंड ऑब्जर्व ना करे
और लाइट सोर्स रखे तो लाइट उसको ना दिखे, मतलब यहां से तुमने टॉर्च जलाया, अगर तुम यहां पे टॉर्च जलाते हो और टॉर्च का लाइट सीधा ऑब्जर्वर तक पहुंच गया तो पहुंच गया, सीधा जाएगा पाइप से और पहुंचेगा ही, अगर क्या पहुंच गया, सीधा पाइप है तो पहुंचेगा। लेकिन अगर मैं टॉर्च जलाऊं और इस तरह का कुछ पाइप बना दूं तो अब क्या होगा कि ये दोनों डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब करेंगे, मतलब सर यहां पे इंटरफेरेंस करेंगे, तो इंटरफेरेंस अगर कंस्ट्रक्टिव हुआ तो लाइट पूरा पहुंचेगा, डिस्ट्रक्टिव हुआ तो लाइट ही नहीं पहुंचेगा। यही तो जादू है वेव में, वेव के कंसेप्ट में यही तो जादू है। तो सर पक्की बात है, अगर लाइट और साउंड नहीं पहुंच रहा है, एकदम मिनिमम लाइट और साउंड पहुंच रहा है, तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहा है। सर इंटरफेरेंस तो आपने पढ़ाया ही नहीं, सुन मेरे लाल, बात चाहे साउंड की हो, लाइट की हो, ईएम वेव की हो, एसी की हो, सब की मोटा मोटी कहानी सेम होता है। ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव हुआ तो क्या हुआ, वेव ही तो है, मोड ऑफ प्रोपगेशन का तरीका अलग होगा, लेकिन है तो वेव ना, है तो वेव ना। फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो पाथ डिफरेंस होता है, याद करिए कि फेज से बताऊं, चल फेज से बता दो, फेज डिफरेंस जो होता है वो या तो लेमडा होना चाहिए, ना लेमडा बाई 2 होना चाहिए, या 3 लेमडा बाई 2 होना चाहिए, और 5 लेमडा बाई 2 होना चाहिए। अगर फेज डिफरेंस, अरे सॉरी फेज है ना ये तो, सॉरी फेज तुम्हारा पाई होना चाहिए, या 3 पाई होना चाहिए, या 5 पाई होना चाहिए, इसका फेज डिफरेंस ऐसा होना चाहिए। यहां पे अगर मैं पाथ डिफरेंस की बात करूं, इसके फेज डिफरेंस के करस्पॉन्डिंग, हम जानते हैं, मैंने तुम्हें लिखना सिखाया है कि तुम अगर फेज से पाथ डिफरेंस निकाल रहे हो तो जस्ट तुम पाई को लेमडा बाई 2 रख दो, या 2 पाई को लेमडा रख दो, नहीं सर हम फॉर्मूले से निकालेंगे, तो फॉर्मूले का भी एक जोरदार एमआर स्टार में बताता हूं। देखो 2 पाई फेज एंगल है, बाई डेल्टा फाई फेज डिफरेंस, लेमडा बटा डेल्टा एक्स, टी बटा डेल्टा टी, ये रिलेशन होता है। तीनों का रिलेशन एक साथ लिख दिया मैंने। आप कहीं भी किताबों में पढ़ोगे दो ही का रिलेशन होता है, पाथ डिफरेंट और फेज डिफरेंस, और उसमें बच्चों को कंफ्यूजन होता है कौन कहां। मैंने क्या किया, आप ध्यान से देखो, तीनों को एक लाइन में लिख, और ये सही है। अगर तुमको ये याद है तो हो गया तुम्हारा साउंड का, एसी ऑल्टरनेटिव करंट का, या फिर वेव ऑप्टिक्स का, कहीं भी पाथ डिफरेंस, टाइम लैग और फेज डिफरेंस निकालने का जोरदार एमआर स्टार, जोरदार एमआर स्टार। कैसे याद रखना है बता, 2 पाई टोटल एंगल, तो नीचे फेज डेल्टा फाई, एंगल बाई एंगल। पाथ लेंथ की बात करोगे तो पाथ लेंथ लेमडा टर्म्स में आएगा, लेमडा बटा डेल्टा एक्स। टाइम डिफरेंस की बात करोगे टोटल टाइम टी बटा डेल्टा टी। एक ऑसिलेशन में जो एंगल चलता है वो 2 पाई चलता है, लेंथ चलता है वो लेमडा चलता है, और टाइम लगता है टी, बाई डेल्टा टी, डेल्टा एक्स और डेल्टा फाई, एकदम जोरदार। अब अगर मुझे इससे पाथ डिफरेंस निकालना हो तो डेल्टा एक्स बराबर, डेल्टा एक्स बराबर, डेल्टा एक्स को उधर ले जाओ, ये होगा लेमडा बटा 2 पाई इंटू डेल्टा फाई, यही होगा क्या? हाँ। अब मुझे बताओ फेज डिफरेंस कितना है। सर फेज डिफरेंस अगर कंस्ट्रक्टिव के लिए लोगे तो एन पाई लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, एन पाई लिख सकते हो। तो एन पाई देखो ना, ये पाई है, 3 पाई है, 5 पाई है, तो एन पाई लिख सकते हैं। तो इसको हम एन पाई लिख देते हैं, लेमडा बटा 2 पाई इंटू एन पाई। या फर्स्ट ऑर्डर कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टिव इंटरेंस की बात करूं तो सिर्फ लेमडा ही लिखते हैं, सॉरी पाई ही लिखते हैं, फेज डिफरेंस पाई लिखते हैं। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, लेमडा बाई 2। तो पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, लेमडा बाई 2। तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस की वैल्यू आ जाएगी लेमडा बाई 2। ये तो रिलेशन मैंने समझाया है, और ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, और ये 4 चैप्टर में काम आता है। ऐसा नहीं कि साउंड में काम आएगा, लाइट में काम आएगा, लाइट वेव में काम आएगा, एसी में काम आएगा, हर जगह रिलेशन होता है। तो बताइए पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, लेमडा बाई 2। और इन दोनों वेव में एक्चुअल में कितने पाथ का डिफरेंस है, पाथ का डिफरेंस मतलब कितना कौन चला है। तो ये चला है 2R, ये चला है पाई आर, ज्यादा कौन चलेगा, पाई आर, ऑब्वियसली बात है ज्यादा होगा 2R से। तो ये है तुम्हारा पाई आर माइनस 2R, हो गया खत्म। लेमडा बाई 2 के बराबर होना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। और पाई आर माइनस 2R अगर लेमडा के बराबर होता तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता, खत्म कहानी। तो यहां से आर कॉमन निकाल लोगे तो ये हो जाएगा पाई माइनस 2 को इधर ले जाओ, तो लेमडा बटा 2 पाई माइनस 2, ये आंसर आ गया। आर और लेमडा में ये रिलेशन होना चाहिए, खत्म, एकदम जोरदार।
सर ये फेज वाली चीज मैथमेटिकली तो ठीक है, लेकिन सर वैसे विजुअलाइज नहीं होता कि फेज आखिर में होता क्या है। क्या आपको ये सवाल अच्छे समझ में आ गया? जो पिछला वाला कंसेप्ट मैंने समझाया था ये समझ में आ गया? ठीक है। और बहुत जोरदार ये इंस्ट्रूमेंट हम लगाते हैं और उसमें कोशिश करते हैं ये वाली बात हो। फिर तुम एक और चीज पूछ सकते हो यहाँ पे, फिर एक बात बताओ, मान लिया कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, लेकिन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी जीरो ही हो जाए ये जरूरी नहीं है। अगर दोनों वेव की एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी सेम है तब जाके ये जीरो होगा। लेकिन मान लो इसकी इंटेंसिटी है कुछ आई और इसकी है 2i, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में मिनिमम इंटेंसिटी होगा। याद है आई मैक्सिमम आई मिनिमम मैंने पढ़ाया था साउंड वेव में। तो आई मैक्सिमम आई मिनिमम मिनिमम कुछ होगा अगर दोनों की इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड अलग अलग हो तो यही तो अच्छे कार में इतना बढ़िया बनाते हैं कि यहां से वेव एग्जैक्टली दो पार्ट में डिवाइड होता है। और खराब कार में, सस्ते कार में यहां पे इस तरीके से बनाते हैं कि दोनों ही वेव का इंटेंसिटी सेम नहीं होता है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो करा लेते हैं लगभग लगभग, लेकिन दोनों का इंटेंसिटी सेम नहीं होता, इसलिए थोड़ा बहुत साउंड सुनाई देता है। लेकिन एग्जैक्टली सोचो कि एकदम जोरदार तरीके से मैं कोशिश करूं बनाने का, बहुत मेहनत करूं, अच्छी क्वालिटी लगाओ, अच्छा इंजीनियर लगाओ, अच्छा पैसा लगाओ, एग्जैक्टली दो सेम एम्पलीट्यूड वाले वेव में अगर मैंने इंटेंसिटी में इसको डिवाइड कर दिया यहाँ पे दोनों ही वेव का जोरदार डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और आपको कोई आवाज सुनाई नहीं देगा। ये नॉइज कैंसिलेशन का इंस्ट्रूमेंट ऐसा होता है। अब हम बात करते हैं सर फेज एक्चुअल में है क्या। तो सबसे पहले मैं इक्वेशन लिखता हूं एक वेव का, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस 5, ये वेव इक्वेशन। तुम मुझे बताओ ये लाइट का वेव इक्वेशन है, साउंड का है, कि ऑल्टरनेटिंग करंट के वोल्टेज को रिप्रेजेंट किया है ये v बराबर v नॉट साइन, या करंट को मेजर किया रिप्रेजेंट किया है, कि ईएम वेव को रिप्रेजेंट किया, ये असल में है क्या? हम जो वेव ऑप्टिक्स में कहानी पढ़ेंगे, वेव से रिलेटेड चीजें जो समझेंगे वो एक्चुअल में वो है ये कि ये साउंड वाला है, लाइट वाला है। तो बेटा मोटा मोटी वेव इक्वेशन का फॉर्मेट यही होता है जो मैंने आपको साउंड वेव में पढ़ाया था। अब ये लाइट वेव भी ऐसा ही होगा, साउंड वेव भी कुछ ऐसा ही होगा। सर साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल होता है, तो बेटा यहां भी वाई और यहां भी वाई हो जाएगा, बस वाई में ही वेव जाएगा और वाई में ही पार्टिकल ऑसिलेट करेगा, तो वाई वाई कर दो, बस बात खत्म। लॉन्गिट्यूडनल है तो वाई वाई, एक्स एक्स, ट्रांसवर्स है तो यहां पे वाई, यहां पे एक्स, यहां पे एक्स तो यहां पे वाई, यहां पे जेड तो यहां पे वाई, बस ईएम वेव है यही होगा। और ऐसे में भी हमने इसी इक्वेशन को लिखा था, ये तो है। अब यहां पे जानते हो कि ये आपका एम्पलीट्यूड है, हाँ, और हाइजन ने वैसे भी लाइट को वेव ही माना है, लॉन्गिट्यूडनल वेव माना है, बस। तो यहां पे क्या होगा, ये वाई में पार्टिकल ऑसिलेट करेगा तो वेव भी वाई में जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल। और कोई खास बात नहीं, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगा, ये आपका 2 पाई बाई लेमडा के बराबर होगा, पाई आपका इनिशियल फेज होगा, इनिशियल फेज होगा, मतलब t इज इक्वल टू 0 या x इज इक्वल टू 0 रख दूं, एकदम स्टार्टिंग जहां से वेव ओरिजिनेट हुआ है, जहां से वेव ओरिजिनेट हुआ है, और एग्जैक्टली t इज इक्वल टू 0 पे जो फेज होगा उसे वो कहते हैं इनिशियल फेज। इसी t टाइम पे फेज क्या होगा, फेज एट टाइम t, फेज एट टाइम t। तो किसी भी t टाइम पे जो फेज बनेगा उसको ये पूरा आएगा उसमें। फेज का मतलब होता है एंगल जो इस ट्रिगोनोमेट्रिक सिनुसॉइडल फंक्शन के अंदर में आ रहा है। ये है तुम्हारा फेज एट टाइम t इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस वाई, ये पूरा फेज होता है। सर फेज डिफरेंस क्या हो गया, तो किसी एक वेव के लिए ये इसका फेज हो गया, किसी दूसरे वेव के लिए दूसरा ये पूरा फॉर्मेट होगा। तो किसी भी टी टाइम पे फेज डिफरेंस निकालने का इन दोनों का डिफरेंस होता है। तुम्हें और अगर फेज का फील नहीं आ रहा तो मैं डेली लाइफ से तुम्हें फेज थोड़ा सा फील कराता हूं। जैसे क्लास की जो सबसे सुंदर लड़की है वो तुमसे तो बात नहीं करती, लेकिन तुम्हारे दोस्त के साथ बहुत चिपकी रहती है, उसके साथ खूब बातें करती है। जब तुम्हारा दोस्त छत पे जाता है वो लड़की भी छत पे जाती है, जब तुम्हारा दोस्त मार्केट जाता है वो लड़की भी उसके साथ जाती है, लंच भी दोनों एक साथ करते हैं। लेकिन तुम उसके साथ लंच करना चाहते हो, लंच करने जाते हो तो वो चली जाती है, तुम छत पे जाते हो तो नीचे जाती है, तुम आगे जाते हो तो पीछे जाती है। एक्चुअल में प्रॉब्लम कहां है, प्रॉब्लम है फेज में। तुम्हारे फेज से वो एकदम आउट ऑफ फेज आ रही है, तुम दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है पाई का, और तुम्हारे दोस्त से उसका फेज है 0।
यही तो है फेज डिफरेंस। किसी भी इंस्टेंट पे मान लो एक पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा, एक पार्टिकल क्या कर रहा, ऑसिलेट कर रहा। अभी ये मीन पोजीशन पे है और आगे जा रहा, दूसरा पार्टिकल इसी एम्पलीट्यूड इसी फ्रीक्वेंसी में ऑसिलेट कर रहा, लेकिन अभी ये पीछे जा रहा, तो हो गया ना इसका फेज डिफरेंस पाई का हो गया। है दोनों सेम पोजीशन पे, लेकिन एक आगे जा रहा है एक पीछे जा रहा है, तो एकदम आउट ऑफ फेज हो गई, आउट ऑफ फेज हो गई। तुम देख रहे हो कि जो क्लास की सबसे सुंदर लड़की है वो तुमसे बात बिल्कुल नहीं करती, लेकिन तुम्हारे दोस्त से बात करती है। तुम्हारा दोस्त ऊपर जाता है, लड़की ऊपर जाती है। तुम्हारा दोस्त नीचे जाता है, लड़की नीचे जाती है। तुम्हारा दोस्त मार्केट जाता है, लड़की मार्केट जाती है उसके साथ साथ। लेकिन तुम जब कोशिश करते हो उससे बात करने की, ऊपर जाने की, वो नीचे जाती है। तो तुम्हारे और उसमें पाई का फेज डिफरेंस, एकदम आउट ऑफ फेज जीवन चल रहा है तुम दोनों का, कभी बात नहीं करेगी। ऐसे दोस्त भी होते हैं, जैसे मान लो तुम्हें मॉल जाना है, बात हुई, तो कुछ दोस्त इन फेज होते हैं, कुछ दोस्त आउट फेज होते हैं। वो दोस्त जो कहते हैं हाँ हम तुम्हारे साथ चलेंगे, मॉल घूमने, मार्केट चलेंगे, वो तुम्हारे इन फेज दोस्त हो गए। वो उनके साथ तुम्हारा फेज डिफरेंस 0 हो गया, तुम सब एक साथ आगे गए। और जो नहीं गया, पीछे चला गया, वो तुम्हारा आउट ऑफ फेज हो गया। जैसे मान लो तुम्हारा दोस्त छत से कूदता है, क्या तुम भी छत से कूद जाओगे? नहीं सर, इस काम में हम उसके साथ नहीं देंगे। तो इस काम में तुम एकदम आउट ऑफ फेज हो उसके साथ। लेकिन तुम्हारा दोस्त अगर घूमने जा रहा है, तुम बोलोगे हाँ हम भी चलेंगे घूमने, तो तुम इन फेज हो गए। मान लो मान लो मान लो मान लो, देखो एक सिंपल पेंडुलम है, ये इधर जा रहा v वेलोसिटी से अपने मीन पोजीशन पॉजिटिव की तरफ, अभी सॉरी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ, और एक पार्टिकल इधर ही जा रहा उसी इंस्टेंट पे इसकी तरफ। तो ये दोनों एकदम सेम फेज में ऑसिलेट कर रहे हैं। जब एक्सट्रीम पे पहुंचेगा तो ये भी एक्सट्रीम पे पहुंचेगा, जब ये पीछे आएगा तो ये भी पीछे आएगा, तो एकदम इन फेज हो गए। कुछ लोगों के साथ तुम्हारी दोस्ती होती है, उसके साथ तुम्हारा फ्रीक्वेंसी मैच होता है, तुम उसके साथ इन फेज हो जाते हो। इन फेज का मतलब एक साथ ऑसिलेट करते हैं एकदम। जब ये पार्टिकल, अगर इसका एम्पलीट्यूड ए है, a/2 पे होगा और आगे जा रहा होगा, तो भी ए पार्टिकल a/2 पे होगा, आगे जा रहा होगा। इसको कहते हैं इन फेज होना, एक फेज में होना। जैसे तुमने कई वीडियो भी देखे होंगे, दो झूला होता है, ऐसे होता है, ये आगे जा रहा है, ये पीछे जा रहा, फिर ऐसे मीन पोजीशन पे अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे ऐसे ऑसिलेट करते हैं। स्लो करके इसको देखो, देखो, तो ये एकदम आउट ऑफ फेज हो गए, पाई का फेज डिफरेंस हो गया। और जब ऐसे होता है तो सर ये 0 का फेज डिफरेंस हो गया। और 0 के फेज डिफरेंस को ही हम 2 पाई का फेज डिफरेंस कह सकते हैं। 0 के फेज डिफरेंस को ही हम 4 पाई का फेज डिफरेंस कह सकते हैं, 6 पाई का कह सकते हैं, 8 पाई का कह सकते हैं, सब सेम ही है। 0 का फेज, अच्छा 0 का फेज डिफरेंस मतलब एक ही टाइम पे एक ही साथ ऑसिलेशन शुरू किया और एक ही फेज में चल रहा है, ये देखो ढंग से, ये 0 का फेज डिफरेंस हो गया। और अगर मैं कहता हूं 2 पाई का फेज डिफरेंस, मतलब एक बार ये ऑसिलेट कर चुका है और अब ये ऑसिलेट करना शुरू किया, लेकिन एक ही साथ कर रहे हैं, तो ये 2 पाई का फेज डिफरेंस हो गया। तो ऑसिलेशन के मायने में 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई सेमी फेज डिफरेंस होगा। पाई का फेज डिफरेंस क्या हुआ सर? π/2 का क्या हुआ? ऑसिलेशन से निकालो ना कितना पाथ डिफरेंस होगा π/2 के लिए। π/2 के लिए देखो मैं बताता हूं, एक पार्टिकल यहां से आगे जा रहा होगा तो एक अपने एक्सट्रीम से पीछे आ रहा होगा, ये π/2 का फेज डिफरेंस हो गया। एक जब आगे जा रहा होगा तो एक पीछे जा रहा होगा, ये पाई का फेज डिफरेंस हो गया। कितना आसान है यार फेज का कंसेप्ट। और तुमने तो साउंड में पढ़ा है, ईएम वेव में भी पढ़ा है और एसी में भी पढ़ा है, ये भी तो पढ़ा है कि इसका फेज π/2 का है, π/2 का फेज डिफरेंस है। याद आया क्या है ये? सर ये कैपेसिटर लग रहा है, नीचे होता है कैपेसिटर, ये कैपेसिटर का करंट, ये कैपेसिटर का वोल्टेज, ये इंडक्टर लग रहा है, ये इंडक्टर का करंट, ये इंडक्टर का वोल्टेज, ये रेसिस्टर लग रहा है। कैपेसिटर में पोटेंशियल ड्रॉप और इंडक्टर में पोटेंशियल ड्रॉप के बीच पाई का फेज डिफरेंस होता है। फेज कैसे नहीं समझ आएगा यार? आगे देखो, यहां तक तो एकदम क्लियर है। अब आते हैं हम लाइट के बेसिक थ्योरी पे थोड़ा सा। सबसे पहले आइंस्टाइन साहब ने लाइट के बारे में कुछ बातें बताई, वो हम देखते हैं क्या बातें बताई और वो किस हद तक सही हुई और किस हद तक गलत साबित हो गई। रे ऑप्टिक्स अभी आपने पढ़ा है, जो कि आइंस्टाइन के कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी पे बेस्ड है, सॉरी न्यूटन के कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी पे बेस्ड है। कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी कहता है कि लाइट इज नथिंग बट अ टाइनी स्मॉल कॉर्पस्क्यूलर पार्टिकल, वेरी स्मॉल पार्टिकल इमिटेड बाय द लाइट सोर्स इज कॉल्ड कॉर्पस्क्यूल। अरे यार ये क्या कर दिया, कॉर्पस्क्यूल,
वेरी स्मॉल पार्टिकल इमिटेड बाय लाइट सोर्स इज कॉर्पस्क्यूल, ठीक है। दैट पार्टिकल मूव्स विद स्पीड ऑफ लाइट इन अ स्ट्रेट लाइन। हाँ, तो इसी पार्टिकल के डायरेक्शन में हम लोग रे को मानते हैं, रे की डायरेक्शन बनाते हैं। वेलोसिटी मोर इन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, इसकी जो वेलोसिटी होती है ऑप्टिकल डेंसर मीडियम में ज्यादा होती है। सबसे गलत स्टेटमेंट तो न्यूटन साहब यही बोल गए, सबसे गलत स्टेटमेंट न्यूटन साहब यही बोल गए। क्या बोल गए? वेलोसिटी मोर इन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, लेकिन एक्चुअल में लाइट का वेलोसिटी डेंसर मीडियम में कम होता है और रेयरर मीडियम में ज्यादा होता है। ग्लास में स्पीड कम होगा एयर के कंपेयर में। तो यही बात ले डूबी न्यूटन के थ्योरी को, यही बात ले डूबी। हालांकि पूरा का पूरा रे ऑप्टिक्स आपने कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी पे बेस पढ़ा है, लेकिन न्यूटन साहब ने जो ये एजम्पशंस माना था, उनको लगा था ऐसा होगा, ये हुआ नहीं था। वेलोसिटी मोर इन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, तो कभी पूछ ले तुमसे, याद रखना इस बात को कि न्यूटन का कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी क्यों गलत हो गया था। डिफरेंट कलर ड्यू टू डिफरेंट साइज ऑफ कॉर्पस्क्यूलर पार्टिकल, ये भी गलत प्रूफ हो गया। ये कह रहा है कि जो कलर का वेरिएशन होता है ना, कॉर्पस्क्यूलर पार्टिकल के साइज पे डिपेंड करता है। बकवास बात है। इट एक्सप्लेन रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। जो भी आपने रे ऑप्टिक्स में पढ़ा है, रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉनकेव मिरर, प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, लेंस से रिफ्रैक्शन, ग्लास से रिफ्रैक्शन, ये सारी चीजें इनका कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी एक्सप्लेन कर देता है बड़ी आसानी से। लेकिन लाइट का जो इंटरफेरेंस हुआ, डिफ्रैक्शन हुआ, पोलराइजेशन हुआ, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाए? इट फेल टू एक्सप्लेन इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। तो लाइट का कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी क्या एक्सप्लेन कर पाता है? रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाता है? इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। हाँ नहीं है सर, इसमें ये दो बातें इंपॉर्टेंट हमें याद रखनी। हाँ, कि कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी क्या एक्सप्लेन कर पाता है, क्या नहीं कर पाता है, और ये बात याद रखेंगे सबसे ज्यादा गलत क्या हुआ था इनका कंसेप्ट। उसके बाद आते हैं हाइजन बाबा, जिन्होंने हाइजन्स वेव थ्योरी दिया। उन्होंने एज्यूम किया कि लाइट जो होता है, इस लाइट इज नथिंग बट अ पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस। लाइट सोर्स इज नथिंग बट अ पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस। मैंने जो बोला उसके स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिए। लाइट सोर्स इज पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस, और वो डिस्टर्बेंस प्रोपगेट करता है एक जगह से दूसरे जगह। वो डिस्टर्बेंस कैरी करता है एनर्जी मोमेंटम को। सर ये तो वेव हो गया, आपने जोरदार फील कराया था, याद है? डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करते, जैसे मान लो कि सिंपल वाटर है, उस पर तुम पत्थर मारो तो वो वहां पे डिस्टर्ब हुआ, और उस डिस्टर्बेंस को ही हम कहते हैं मेन सोर्स। उस डिस्टर्बेंस से आगे वाला पार्टिकल डिस्टर्ब होगा, उससे आगे वाला पार्टिकल डिस्टर्ब होगा, एक डिस्टर्बेंस आगे फ्लो करेगा, उसी डिस्टर्बेंस को हम वेव कहते हैं। तो हाइजन कहते हैं कि नहीं, लाइट पार्टिकल नहीं है, लाइट सोर्स इज नथिंग बट अ पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस, और वो डिस्टर्बेंस प्रोपगेट करता है वेव फॉर्म में। डिस्टर्बेंस के प्रोपगेशन को ही वेव कहते हैं, जो कि एनर्जी एंड मोमेंटम कैरी करके चलता है। ये कंसेप्ट छोटा सा हाइजन का है। एज्यूम लाइट इज अ मैकेनिकल एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। याद रखिएगा, हाइजन ने जो एज्यूम किया था वो ये एज्यूम किया था कि लाइट मैकेनिकल एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव है। मैकेनिकल एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव है। पूछे हाइजन ने लाइट को क्या माना था? मैकेनिकल एंड लॉन्गिट्यूडनल। वैसे सिर्फ पूछे लाइट कौन सी वेव है, तो बोलिएगा नॉन मैकेनिकल और ट्रांसवर्स, है ना। हम सर पढ़ें क्यों जब इतना गलत है तो। लेकिन गलत ये एजम्पशन है, लेकिन वेव के कंसेप्ट से ये चीजें बहुत एक्सप्लेन कर पाए और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए। तो इनकी थ्योरी को कुछ 18 के एरा में बहुत ही एक्सेप्टेंस मिला था। रिक्वायर्स मीडियम फॉर प्रोपगेशन अकॉर्डिंग टू हाइजन लाइट वेव रिक्वायर्स मीडियम ऑफ फॉर प्रोपगेशन। यूज कंसेप्ट ऑफ वेवलेट एंड वेव फ्रंट। इन्होंने यूज किया था, यूज कंसेप्ट ऑफ वेवलेट एंड वेव फ्रंट, जिसे हमें समझना है, फील करना है। ही एक्सप्लेन्स
रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन, क्या वेव एज्यूम करके हम रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन प्रूफ कर सकते हैं? हाँ। इंटरफेरेंस, YDSC यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आप पढ़ेंगे, जो मैंने अभी बताया। अगर कमरे में 2 लाइट जला दूं तो मेरे चेहरे की ब्राइटनेस बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, लेकिन वो सर्टेन सर्कमस्टांसेस पे सच में घट जाएगी और बढ़ भी सकती है। इन्होंने रिफ्लेक्शन को भी कर दिया, रिफ्रैक्शन को भी एक्सप्लेन कर दिया, डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन किया, तो सारी चीजें एक्सप्लेन हो गई। क्या पोलराइजेशन को हाइजन वेव थ्योरी से एक्सप्लेन किया? सर आपने बोला था न्यूटन से पोलराइजेशन एक्सप्लेन नहीं हुआ था, कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी से। उसमें 3 चीज एक्सप्लेन हुई थी, रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, बाकी नहीं हुई थी। तो हाइजन ने वेव से यह भी प्रूफ किया, इंटरफेरेंस भी किया, रिफ्लेक्शन भी किया, रिफ्रैक्शन भी किया, डिफ्रैक्शन भी किया। सर पोलराइजेशन भी तो नहीं हुआ था पहले, क्या इससे पोलराइजेशन हुआ? नहीं, इससे भी नहीं हुआ। क्या बात करो, वेव थ्योरी से तो पोलराइजेशन एक्सप्लेन हुआ ही था। नहीं, गलती मत करना, यहां पे बच्चा गलती करता है। हाइजन ही एक्सप्लेन, हाइजन वेव थ्योरी से इन चीजों को ही एक्सप्लेन कर पाए थे। अब हम बात करते हैं ये क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे हाइजन साहब, बट इट फेल टू एक्सप्लेन पोलराइजेशन यूजिंग ऑफ हाइजन प्रिंसिपल, हाइजन वेव थ्योरी। हाइजन वेव थ्योरी से ये एक्सप्लेन नहीं हुआ था, क्योंकि वेव को कैसा मान रहे थे? लॉन्गिट्यूडिनल मान रहे थे, इसलिए एक्सप्लेन नहीं हुआ। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं हुआ एंड कॉम्पटन इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं हुआ। वो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट पोलराइजेशन को एक्सप्लेन करने में सफल साबित नहीं हुए। तो सर क्या पोलराइजेशन पार्टिकल नेचर से प्रूफ होता है? नहीं। पोलराइजेशन can be explained by wave theory by considering ट्रांसवर्स वेव। अगर हाइजन लाइट को ट्रांसवर्स वेव मान लेते तो ये तुरंत ही एक्सप्लेन हो जाता। पोलराइजेशन पार्टिकल नेचर से प्रूफ होता है, या पोलराइजेशन पार्टिकल नेचर को शो करता है कि वेव नेचर को? पोलराइजेशन वेव नेचर को शो करता है। पोलराइजेशन वेव थ्योरी से एक्सप्लेन होता है, लेकिन हाइजन वेव थ्योरी से इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, क्योंकि ये ट्रांसवर्स वेव से के कंसेप्ट से एक्सप्लेन होगा, हाइजन से एक्सप्लेन नहीं हो पाया था, याद रखिएगा। बाकी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको पता है हाइजन एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, पार्टिकल नेचर से हुआ था, आइंस्टाइन ने किया था। एंड कॉम्पटन इफेक्ट, ये सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं हो पाया था। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। तो लोगों ने हाइजन से सबसे पहला सवाल किया, जिसमें हाइजन साहब एकदम फंस गए, और फंस के उन्होंने एक ऐसा जवाब दे दिया जिसकी वजह से उनकी बहुत फजीहत हुआ। क्या था? हाउ लाइट ट्रेवल फ्रॉम सन टू अर्थ इफ देयर इज अ वैक्यूम बिटवीन देम। अगर लाइट को मीडियम चाहिए, क्योंकि लाइट को मैकेनिकल वेव बोला था, लॉन्गिट्यूडनल वेव बोला था, लेकिन सन से बीच के अर्थ के बीच में तो कोई मीडियम है ही नहीं, तो लाइट आता कैसे है? तो उन्होंने जल्दी से बोल दिया कि ईथर मीडियम है, ईथर मीडियम। तो सर ईथर मीडियम है तो दिखना चाहिए, तो बोला कि नॉट विजिबल है, ये नॉट विजिबल, हाईली इलास्टिक। हाईली इलास्टिक क्यों बोला? क्योंकि आप जानते हैं कि वेव की वेलोसिटी उतनी ज्यादा होती है जितना इलास्टिसिटी ज्यादा होता है। हाईली इलास्टिक एंड नॉट विजिबल, बहुत टाइनी सा पार्टिकल होता है, लाइटली डेंस्ड होता है, हाईली इलास्टिक होता है, जिसके वजह से हम उसको देख या एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। लेकिन आगे चल के प्रूफ हो गया कि ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा कि हाइजन ने क्या बोला था? ईथर मीडियम होता है जो नॉट विजिबल और हाईली इलास्टिक होता है। अब हम बात करते हैं वेव इक्वेशन की। यहां पे मतलब जैसे अभी मैंने पहले समझाई था वेव इक्वेशन, क्या लिखा है? लाइट, साउंड, ईएम वेव, AC ऑल इज अ सेम पोएम। सेम पोएम नहीं मैंने लिख के दिया था कि लाइट, साउंड, ईएम वेव सबकी है सेम कहानी, लेकिन उनको हिंदी नहीं आता था। ऑल हैव अ सेम स्टोरी, ऑल हैव सेम स्टोरी, पोएम नहीं, सबकी एक ही कविता है। ऑल हैव सेम स्टोरी, सबकी स्टोरी लगभग मोटा मोटी सेम है, मोटा मोटी सबकी स्टोरी सेम है। इसका वेव इक्वेशन इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें हर एक चीज से आप वाकिफ है। याद रखिएगा इस पूरे वैल्यू को हम क्या कहते हैं?
सर फेज कहते हैं, इस पूरे वैल्यू को हम क्या कहते हैं? फेज कहते हैं। और एक और चीज, फ्रीक्वेंसी ओनली डिपेंड्स ऑन मीडियम, ये भी आप जानते हैं, फ्रीक्वेंसी ओनली डिपेंड्स ऑन मीडियम। फ्रीक्वेंसी सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है? मीडियम पे डिपेंड करती है, ये बात आपको याद रखना है। और दूसरा एक जोरदार तरीका मैंने बताया जो 4 चैप्टर में यूज होगा, बहुत आसानी से याद रखने का, अगर आप चाहे तो उल्टा भी याद रख सकते हैं, ऐसे भी। फेज डिफरेंस एंगल के टर्म्स में मतलब 2 पाई, पाथ डिफरेंस लेमडा के टर्म्स में मतलब लेमडा, और टाइम डिफरेंस टाइम पीरियड के टर्म्स में मतलब टी। ये तीनों एक दूसरे के बराबर होता है। अगर कभी आपको फेज डिफरेंस एंड पार्ट डिफरेंस में रिलेशन निकालना, इन दोनों को बराबर कर दीजिए। फेज डिफरेंस टाइम गैप में रिलेशन निकालना, इन दोनों को बराबर कर दीजिए। या आपको फेज डिफरेंस और टाइम डिफरेंस में निकालना, तो इन दोनों को बराबर कर दीजिए। जोरदार एमआर स्टार है ना, पहली क्लास में शानदार एमआर स्टार। चलिए आगे देखिए। अब हम बात करते हैं कि वेव फ्रंट आखिर क्या होता है, वेव फ्रंट क्या होता है ना। वेव फ्रंट की हम बात करते हैं। और एक जोरदार चीज दिखा तुम्हें। मान लो मान लो मान लो कोई एक लीनियर सोर्स है। लीनियर सोर्स का मतलब यहां से भी वेव ओरिजिनेट हो रहा है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, मतलब एक पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस नहीं है। डिस्टर्बेंस का एक पॉइंट नहीं जहां से सारी तरफ डिस्टर्बेंस जा रहा हो। डिस्टर्बेंस एक लाइन से क्रिएट हो रहा, ओके। और इस लाइन से क्रिएट होकर डिस्टर्बेंस इस हार्मोनिक वेव को पैदा कर रहा, और ये हार्मोनिक वेव ट्रेवल कर रहा है सेम तरह का एकदम हार्मोनिक वेव। अच्छा, सेम तरह का ही हार्मोनिक वेव बनाना है तो मैं इसी को कॉपी ना कर लूं, ताकि समझाना मेरे लिए आसान हो। करके देखता हूं। हाँ, अरे वाह यार, तू तो वही रहा है। एक बार और कॉपी करूं? हाँ, अरे मजा आ गया। ये होता है टेक्नोलॉजी का फायदा यार, टेक्नोलॉजी का ये फायदा होता है जो तुम देख रहे हो। अब देखो मजा आ रहा है एकदम। अब खेलना बंद करो, हमको पढ़ाओ। डोंट टीच डैश हाउ टू डैश। चल देख भाई, ये मान लो वेव क्रिएट हुआ। अब ये डिस्टरबेंस जो क्रिएट हुआ है लीनियर सोर्स से, वो आपको एक डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, एक्स की तरफ। लेकिन क्या ये एक्स की तरफ जाएगा? नहीं। मान लो लीनियर सोर्स है, इसका डिस्टरबेंस ऐसे ऐसे हार्मोनिक पे इधर भी जाएगा, और इस एंगल पे भी आएगा, बहुत कम एंगल पे इधर भी, 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 चारों तरफ होगा। हाँ सर, चारों तरफ होगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां वाला जो पार्टिकल है, क्या इस वाले पार्टिकल के साथ एक ही फेज में है? फेज का मतलब क्या होता है सर? अरे भाई, सेम फेज में है क्या? ये पार्टिकल और ये पार्टिकल सेम फेज में है क्या? और ये कुछ समझ तो नहीं आ रहा, थोड़ा और अच्छे से समझाओ। आप समझा नहीं पा रहे हो, चलो थोड़ा अच्छे से समझाते हैं। ये क्या है बताओ? ये सबका पीक है ना, जैसे साइन का फंक्शन से, सिनुसॉइडल फंक्शन से वेव हमने बनाया, ये सबका पीक है। और ये क्या है बताना? ये सबका फिर से मीन है। ये क्या है? ये सबका मैक्सिमा है। सही बना रहा हूं? ये क्या है? सबका निगेटिव पीक है, देखिए ध्यान से। ये क्या है? ये सबका मीन लग रहा। फील नहीं आ रहा? अब आएगा। मान लो कितना मेहनत करना पड़ता है। फील अगर दिलाना है तो मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत का कोई चीज संभव नहीं है। बहुत मेहनत से बनाया आप, सुन सुन ध्यान से। वेव ऑप्टिक्स में, सॉरी, साउंड वाले चैप्टर में मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था। एक बात बताओ मुझे बस, ये पार्टिकल, 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 क्या इस वाले क्रॉसपोंडिंग पार्टिकल से सेम फेज में है? नहीं, नहीं है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये पार्टिकल और ये पार्टिकल सेम फेज में बिल्कुल नहीं है। बहुत मारूंगा। लेमडा बाई 2 के लेंथ में जो होता है ना, लेमडा बाई 2 पाथ लेंथ के बीच जो पार्टिकल होते हैं वो सेम फेज में नहीं होते। आप यहां पे डायरेक्शन ऑफ मोशन देखो तो इन दोनों पार्टिकल का अपोजिट में एकदम पाई का फेज डिफरेंस है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये के ये सारे सेम फेज में है? हाँ, ये सारे पार्टिकल कैसे हैं? सेम फेज में है, सेम फेज में। किसके साथ सेम फेज में है? अबे एक दूसरे के साथ, अड़ोसी पड़ोसी से कोई मतलब नहीं है, एक दूसरे के साथ सेम फेज में।
अब अगर मैं आपसे पूछता हूं, ये जो ललका है, कौन है ये? ललका। ये ललका पार्टिकल है, ये ललका। इस ललका के साथ, ये इस ललका के साथ, 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 क्या सारे सेम फेज में? हाँ, सेम फेज में है एक दूसरे के साथ। अगर आप पॉजिटिव एक्सट्रीम की बात करें, इसकी बात करें, पॉजिटिव एक्सट्रीम की बात करें, इसकी बात करें, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया फिर भी बेटा ध्यान रखना। ये देखो पॉजिटिव एक्सट्रीम है, ये देखो पॉजिटिव एक्सट्रीम है, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम है, पॉजिटिव एक्सट्रीम है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। एक्चुअल में लाइन ही थोड़ा पीछे बना है। एक्चुअल में ये वाला जो लाइन है ना, हाँ हलो अब आ गया, देखो अभी भी थोड़ा टेढ़ा है ये। हाँ अब ठीक है, दो देखो ये सारे पार्टिकल सेम फेज में। हाँ ये सारे पार्टिकल सेम फेज में। क्या ये इसके साथ सेम फेज? क्या ये ललका पियरका के साथ सेम फेज में? नहीं, ललका पियरका के साथ सेम फेज में नहीं है। क्या ये हरियरका ललका के साथ सेम फेज में? नहीं, हरियरका ललका के साथ सेम फेज में नहीं है। लेकिन ये सारे हरियरका एक दूसरे के साथ सेम फेज में। ओके, अब बेटा डिस्टर्बेंस ये सिर्फ एक्स वाला लिया है, क्या हम माइनस एक्स वाला भी लेंगे? हाँ सर, माइनस एक्स वाला पीछे होगा, तो यहां पे पार्टिकल आएंगे। जैसे हरियरका की बात करें, ये हरियरका सेम फेज में होंगे। कैसे? अरे भाई वेव इधर भी तो जाएगा, ये वाला पार्टिकल, अगर ये पार्टिकल अभी नीचे जा रहा है, ये भी पार्टिकल नीचे जाएगा, ये दोनों पार्टिकल सेम फेज में होंगे। ये दोनों पार्टिकल कैसे होंगे? सेम फेज में होंगे। सर यहां से वेव थोड़ा इधर भी जाएगा, देखो ना इस एंगल पे वेव जाएगा, ये और ये सेम फेज में होंगे। इधर भी जाएगा, 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 इधर भी जाएगा। तो इन सारे पार्टिकल को मैं एक मिला देता हूं लाइन से, तो ये सारे पार्टिकल लाइन से मिल गए। सर ये भी तो है, अच्छा इसका फेज सेम है। हाँ, फेज मतलब होता है ऑसिलेशन, क्या वो एकदम सेम तरीके से कर रहा है किसी इंस्टेंट में। फेज का मतलब ये नहीं होता कि सर ये आगे है तो इसका फेज अलग होगा, पीछे तो फेज अलग होगा। फेज का मतलब होता है कि उसका ऑसिलेशन उस इंस्टेंट पे किधर हो रहा है, उसका ऑसिलेशन मीन पे है, आगे की तरफ जा रहा है, तो क्या सारे पार्टिकल मीन पे आगे की तरफ जा रहे हैं? वो होता है। मीन पर पीछे की तरफ जा रहे हैं, तो सर यहां से भी एक गोला बनेगा ऐसे, हाँ यहां भी एक गोला बनेगा ऐसे, यहां भी एक गोला बनेगा ऐसे। तो सर सारे पॉइंट्स को अगर मिला दूं तो सिलिंड्रिकल स्पेस बनेगा, सिलिंड्रिकल सरफेस बनेगा। सारे एक आइडेंटिकल फेज वाले पार्टिकल को मिला दो, सारे को आइडेंटिकल फेज वाले पार्टिकल, सारे आइडेंटिकल फेज वाले पार्टिकल को ऐसे मिला दूं तो क्या ये सेम फेज बन जाएंगे? हाँ। अच्छा यो बात हो क्या? ये भी नहीं आया समझ? कोई बात नहीं। मान लो पॉइंट सोर्स है और यहां से वेव क्रिएट हो रहा, वेव इक्वेशन क्रिएट हो रहा, y बराबर a साइन kx प्लस ओमेगा टी। सिंपल। कहां से? ओरिजिन से, यहां से। अब मान लो कि x1 डिस्टेंस पर वेव यहां पहुंचा, इस पॉइंट सोर्स से डिस्टर्बेंस ओरिजिनेट करके x1 डिस्टेंस यहां पे पहुंचा, तो यहां पे वेव की इक्वेशन क्या होगी? यहां पे वेव की इक्वेशन होगी y1 बराबर a साइन kx1 प्लस ओमेगा टी। टी टाइम बाद पहुंचा है मान लो, टी टाइम बाद पहुंचा है मान लो, ठीक है। और पीछे x डिस्टेंस पे अगर मैं वेव का इक्वेशन लिखूं तो क्या होगा? अच्छे सोचना, क्या मैंने जितना डिस्टेंस आगे लिया उतना ही डिस्टेंस पीछे लिया है? हाँ सर। वेव की वेलोसिटी तो एक ही मीडियम है तो सेम ही होगा। हाँ सर, वेव की वेलोसिटी सेम होगा। तो यहां पे जो वेव इक्वेशन आएगा क्या आएगा? a साइन के x1, की वो डिस्टेंस x1 आपने पीछे लिया बस, प्लस ओमेगा टी। ये भी टी टाइम में आ गया, ये भी टी टाइम में आ गया, सेम डिस्टेंस है सेम टाइम होगा क्योंकि वेव की वेलोसिटी सेम है। तो यहां पे जो वेव इक्वेशन आया है, यहां पे जो वेव इक्वेशन आया है उसमें सिनुसाइडल फंक्शन के अंदर जो फेज है वो सेम है कि डिफरेंट है? सेम है। अब इतना ही डिस्टेंस x1 यहां पे अगर मैं देखूं तो यही वेव इक्वेशन आएगा, यहां पे देखूं तो x1 डिस्टेंस पे यही वेव इक्वेशन आएगा, यहां पे देखूं तो यही 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 आएगा। अब इन सारे पार्टिकल को अगर मैं मिला दूं, सारे पार्टिकल को अगर मैं मिला दूं तो ये क्या बन के तैयार हो जाएगा? सर रिंग, सर्कल बन के तैयार हो जाएगा। तुम्हारी बात एकदम सही है, सर्कल हो जाएगा। तो मैंने एक पॉइंट सोर्स से सेम डिस्टेंस पे गए हैं एक प्लेन में, लेकिन ये जो सोर्स है क्या ये वेव नीचे भी x1 डिस्टेंस पे ओरिजिनेट करेगा? हाँ। क्या ये ऊपर भी x1 डिस्टेंस पे जाएगा? हाँ। क्या इधर भी x1 डिस्टेंस पे जाएगा? मान लो ये पॉइंट सोर्स है तो पॉइंट सोर्स तो हर तरफ वेव ओरिजिनेट करेगा, अपना डिस्टर्बेंस हर तरफ भेजेगा, चारों डायरेक्शन में भेजेगा। तो यहां पे जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ x1 यहां,
x1 यहां, x1 यहां, x1 यहां, x1 यहां, x1 इधर, x1 इधर, x1 इधर, इधर इधर इधर। अब मैं चारों दिशाओं में x1 डिस्टेंस पे जाके वेव का इक्वेशन लिखूं तो यही आएगा, मतलब सबका फेज सेम है, सबका फेज सेम है। सोच ना भाई, ये पॉइंट है, x1 इधर, x1 इधर, x1 इधर, x1 इधर, x1 इधर, x1 इधर। नहीं आ रहा समझ? कोई बात नहीं, मैं एकदम मूर्ख से मूर्ख बच्चा की बात कर रहा हूं। 90% बच्चे बोलेंगे सर समझ आ गया, लेकिन एकदम मूर्ख बच्चा की बात कर रहा हूं मैं। एक पॉइंट चार्ज है, एकदम मूर्ख बच्चा की बात कर रहा हूं, एकदम गधा, दिमाग से पैदल। x1 डिस्टेंस, q1 चार्ज है, q1 चार्ज से x डिस्टेंस पे अगर मैं पोटेंशियल पूछूं तो क्या होगा सर? k q बाई एक्स, ठीक है, k q बाई एक्स। यहां पे x डिस्टेंस से पूछूं तो सर k q बाई एक्स, यहां पे x डिस्टेंस से पूछूं तो k q बाई एक्स, यहां पे x डिस्टेंस से पूछूं तो k q बाई एक्स, यहां पे x डिस्टेंस से पूछूं तो k q बाई एक्स। और तुम जानते हो ये स्केलर है, वेक्टर है नहीं। हाँ, जैसे फेज भी तो स्केलर होता है, फेज कोई वेक्टर थोड़ी ना है, फेज सर स्केलर है। लेकिन सर फेज की मेथड जब ऐड करते हो तो वेक्टर की तरह ऐड होता है, लेकिन है वो स्केलर, बिहेव भी स्केलर की तरह करता है। उसका कारण अलग है, मैथमेटिकल रीजन है, जब वेक्टर की तरह ऐड होता हुआ एम्पलीट्यूड दिखाई देता है, लेकिन है वो स्केलर। फेज भी एंगल वेक्टर कहां से हो जाएगा, फेज स्केलर होता है। अब मैं एक्स डिस्टेंस यहां जाके देखूं, 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 एक्स डिस्टेंस यहां पे, एक्स डिस्टेंस यहां पे, एक्स डिस्टेंस यहां पे, एक्स डिस्टेंस यहां, यहां अंदर एक्स एक्सेस, क्या ये स्फेयर मिलेगा? हाँ सर, स्फेरिकल इक्वी पोटेंशियल सरफेस मिलेगा, पोटेंशियल सरफेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस मिलेगा। उसी तरह से मैं यहां पे निकाल रहा हूं कि क्या मुझे ये स्फेरिकल इक्वी फेज सरफेस मिलेगा। हाँ, इक्वी फेज सरफेस मिलेगा, मतलब सबका फेज क्या है? सेम है। सर वैसे तो यहां पे अगर मान लो आप x2 डिस्टेंस पे जाओगे और x2 डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट्स बनाओगे आप स्फेरिकल रीजन में चारों तरफ, वो भी तो इक्वी फेज होगा। हाँ, जैसा कि यहां होगा। मान लो यहां से मैं 2x डिस्टेंस पे जाता हूं तो 2x डिस्टेंस पे सारे पॉइंट क्या होंगे? इक्वी पोटेंशियल होंगे। उसी तरीके से यहां पे मैं डिस्टेंस x1 की जगह पे x2 लूं, अगर x1 की जगह पे x2 लूं, 2x लूं, 3x लूं, तो सारे जो पॉइंट्स मिला के बनेंगे वो इक्वी फेजर बनेंगे। और उसी इक्वी फेजर पॉइंट से जो सरफेस बनते हैं उसको कहते हैं हम वेव फ्रंट। वेव फ्रंट का डेफिनेशन क्या होगा सर? वेव फ्रंट इज नथिंग बट अ लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट। अब लोकस का मतलब घबराना मत, लोकस का मतलब होता है सारे पॉइंट्स को मिलाकर जो बने उसको लोकस कहते हैं। अच्छा, तो लोकस क्या होता है? तुम मैथ में होते तो जानते, नहीं जानते तो सुनो। लोकस मतलब होता है सारे पॉइंट को मिला के जो भी चीज बनेगा उसको कहते हैं हम लोकस। मान लो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इसको मिला के एक लाइन बन रहा था, इसको बोलेंगे लोकस ऑफ लाइन। अगर ऐसा हो तो बोलेंगे लोकस ये हुआ। सरफेस बने तो लोकस बोलते हैं। लोकस मतलब सारे पॉइंट को मिला के जो बनेगा। सर ये भी तो सारे सेम फेज में है, एक दूसरे के साथ सारे सेम फेज में है, लेकिन ये इसके साथ फेज में थोड़ी ना है। तो ऐसे ऐसे सारे पॉइंट्स मिला के जो बनाओगे वो होंगे तुम्हारी इक्वी पोटेंशियल या इक्वी फेजर सरफेस, इक्वी फेजर सरफेस। अब देखो यहां पे, देखो यहां पे वेव फ्रंट का डेफिनेशन मैं अभी यहां शिफ्ट कर देता हूं। मैं चाह नहीं रहा था कि मैं तुम्हें वेव फ्रंट का डेफिनेशन पहले पढ़ के बताऊं फिर मैं समझाऊं। मैं चाह रहा था कि मैं तुम्हें अलग तरीके से रिलेट करके समझाऊं और फिर मैं तुम्हें डेफिनेशन बताऊं। तो डेफिनेशन ये है, डेफिनेशन ये है। क्या है डेफिनेशन? देखिए, वेव फ्रंट, वेवलेट भी समझाता हूं, रुक जाओ, पहले वेव फ्रंट समझो। वेव फ्रंट, वेव फ्रंट इज द, दो बार वेव फ्रंट लिखने की क्या जरूरत थी? अगर दो बार लिख रहे हो तो तुम शायद ये चाहते हो कि मैं यहाँ पे डैश लगा दूं, मतलब वेव फ्रंट का डेफिनेशन समझा रहे हैं। देखो वेव फ्रंट क्या होता है। वेव फ्रंट, वेव फ्रंट इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स विच ऑसिलेट इन अ सेम फेज। वेवलेट अभी बताता हूं, रुक जा, वेवलेट खास चीज नहीं है, जबरदस्ती का कोई चीज डिफाइन करने की कोशिश किया। वेव फ्रंट समझो, वेव फ्रंट इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट विच ऑसिलेट इन अ सेम फेज। बस, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट विच ऑसिलेट इन अ सेम फेज इज कॉल्ड वेव फ्रंट। हाँ, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स, लोकस मतलब सारे पॉइंट को मिला के जो बनेगा उसको कहते हैं लोकस। तो वेव फ्रंट इज द सारे पॉइंट को मिला के जो भी चीज बनेगा उसको हम वेव फ्रंट कहेंगे। कौन से सारे पॉइंट? जो सारे एक ही फेज में होंगे। वेव फ्रंट इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट विच ऑसिलेट इन अ सेम फेज, विच ऑसिलेट इन अ सेम फेज। अ लाइन परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट इज रे।
वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर जो लाइन जा रहा होता है वो रे की डायरेक्शन में होता है। वेव ट्रेवल परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट, वेव फ्रंट से परपेंडिकुलर वेव ट्रेवल करता है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आपने पढ़ा है, उसी तरीके से यहां वेव या रे को समझना है। और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस जैसा बनता था, उसी तरीके से यहां पे वेव फ्रंट बनेगा। उसी तरीके से क्या बनेगा? वेव फ्रंट बनेगा। मैं समझाता हूं, देखो जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड बिहेव करता है, जैसे एक डायरेक्शन में फ्लो करता है, एक डायरेक्शन में होता है, उस जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वैसा ही वेव और रे को हम यहां पे समझेंगे। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड से जैसा इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता है उसको हम वेव फ्रंट कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे? वेव फ्रंट कहेंगे। आइए मैं आपको समझाता हूं थोड़ा और। मुझे बताइए कि ये जो आपने पॉइंट चार्ज से ये सरफेस बनाया था, कि कैसा इक्विपोटेंशियल सरफेस आया है? स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस आया है। कैसा इक्विपोटेंशियल सरफेस आया? स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। उसी तरीके से यहां पर पॉइंट सोर्स से स्फेरिकल वेव फ्रंट बनता है। स्फेरिकल वेव फ्रंट बनता है। कैसा बनता है? स्फेरिकल वेव फ्रंट बनता है। लाइन चार्ज से, अगर लाइन चार्ज है, लाइन चार्ज से इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनता है? बताओ, अच्छे से बताओ कैसा बनता है इक्विपोटेंशियल सरफेस? सर लाइन चार्ज से सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता है, और इक्विपोटेंशियल सरफेस से परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। जैसे आप यहां पे भी देखेंगे, तो अच्छे से बताइए, ये पॉइंट चार्ज है। हाँ सर ये पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है? सर इधर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। क्या ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है तो कहां जा रहा है? क्या ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर है क्या? हां, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर है। क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर है। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये आपका क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस से परपेंडिकुलर होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। हम सही बात है। यहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा है? सिलेंड्रिकल है। इलेक्ट्रिक फील्ड आगे होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? आगे। उसी तरीके से लीनियर सोर्स के लिए वेव फ्रंट कैसा बनेगा? सिलेंड्रिकल। ऐसा वेव फ्रंट बनेगा, देखिए। और वेव किधर जा रही? वेव तो आगे जा रही। तो वेव फ्रंट का जो सरफेस बनेगा, वेव उसके परपेंडिकुलर ऐसे ट्रेवल करके जाएगी। ये देखो, ये किसका डायरेक्शन ऑफ मोशन? यहां से इस पॉइंट से वेव ऐसे जा रहा, तो वेव आपको नहीं पता चल रहा है कि वेव इधर गया है एक्स एक्सिस में और इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर जा रहा। यहां पे वेव देखो ऐसे जाएगा, 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 यहां पे वेव ऐसे जाएगा, यहां पे वेव ऐसे जाएगा। तो सर इसका पर्पस क्या था वेव फ्रंट बनाने का? तुम पहले वेव फ्रंट को विजुअलाइज करो, बस पर्पस और पर्पस बाद में समझोगे। सब चीज एक ही साथ खिला दूंगा ना तो भूमेट कर देगा। धीरे धीरे डोज दिया जाता है ना। क्यों बनाया सर? ऐसा ही क्यों बनाया सर? सेम फेज वाले को क्यों जोड़ा? धीरे धीरे तुम पहले वेव फ्रंट समझो। और वेव फ्रंट समझाने का मेरा तरीका कैसा लगा ये जरूर बताना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल से हमने रिलेट किया। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल से हमने रिलेट किया। आइए हम यहां पे आपको वेव फ्रंट का थोड़ा सा विजुअलाइज कराते हैं कि वेव फ्रंट एक्चुअल में कैसे बना है। देखो हुआ क्या कि एक पानी के सरफेस पे पत्थर गिरा। यहां पे ये पत्थर हो गया तुम्हारा पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस। इस पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस हर तरफ फ्लो करके गया। ये पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस हर तरफ फ्लो करके गया। तो जो ये वेव बना क्रेस्टेंटो, तो सारे क्रेस्ट का जो ये पॉइंट मिलेगा सेम डिस्टेंस पे x1 पे, ये क्या सारे सेम फेज में होंगे? इन सारे लाइन को मिला दिया, ये वेव फ्रंट हो गया। ये वेव फ्रंट होगा इसके। सर ये भी तो वेव फ्रंट होगा, जहां पे ये नीचे जाएगा तो हम गड्ढे में। हाँ ये भी वेव फ्रंट होगा। सर इसको क्यों नहीं दिखाया? देखो एक तो होता है कि आप ऐसा वेव फ्रंट दिखाएं, ऐसा वेव फ्रंट दिखाएं, ये जो मीन पोजीशन पे, जैसे ये एक वेव फ्रंट हो गया, तो इसी के जैसा दूसरा वेव फ्रंट कहां होगा? यहां होगा, मीन पोजीशन वाला। क्या ये और ये सेम फेज में? नहीं। यहां से अगर वेव लोगे तो मान लो ये कुछ x1 डिस्टेंस चला तो x2 चला। ये कितना चला? x2 चला। लेकिन है तो मिनिमा पे। एक मिनट, कुछ गलत बोल गया मैं। ये नहीं आएगा, ये आएगा। सॉरी गलत। मान लो इसके साथ, क्या ये सेम फेज में होंगे? नहीं। इसके साथ एक दूसरा वेव फ्रंट इसका यहां बनेगा, एक वेवलेंथ के बाद, लेमडा के बाद, 2 पाई फेज के बाद, एक टाइम पीरियड के बाद। ये
और इसका ऑसिलेशन एक तरह का होगा। तो ये सारे पार्टिकल एक जैसे हो गए सेम फेज बनाते हुए। नेक्स्ट इसी के जैसा वेव फ्रंट कब बनेगा? यहां पे आके बनेगा। सर इसका जैसा कब बनेगा? यहां बनेगा। मैक्सिमा का लोगे तो ये अगर तुम वेव फ्रंट में कंसीडर करते हो इसका मैक्सिमा, तो इसी के जैसा मैक्सिमा सेम तरीके से यहां आएगा। मीन वाला तो लोगे नहीं। ये नेक्स्ट वेव फ्रंट होगा, तो ये पहला वेव फ्रंट, इसी के जैसा ये नेक्स्ट वेव फ्रंट, इसी के जैसा ये नेक्स्ट वेव फ्रंट, इसी के जैसा ये नेक्स्ट वेव फ्रंट, नेक्स्ट वेव फ्रंट। जैसे देखो ये एक मान लो कि लीनियर वेव मैंने बनाया यहां से, ये वेव क्रिएट हो रहा है यहां से, ये तुम्हारा पॉइंट ऑफ सोर्स लीनियर सोर्स है, लीनियर सोर्स है। अब इस लीनियर सोर्स से तुम फोटो देखो कितना जोरदार बनाया है, तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने जितना बनाया उतना बना लो। ऐसे वेव जा रहा, ठीक है सर, ऐसे वेव जा रहा, तो ये वेव ऊपर गया फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया फिर नीचे गया। तो अब यहां पे ध्यान से देखोगे तो सारे मैक्सिमा वाले पॉइंट्स हमने लिए हैं, तो सर ये तो लाइन बन रहा, तो एक डायरेक्शन में दिखाया ना। अब ऐसा ही वेव इधर भी जाएगा, ऐसा ही वेव ऊपर भी, ऐसा इधर भी, ऐसा इधर भी, तो सारे पॉइंट को मिलाओगे तो यहां पे एक सर्कल मिलेगा, यहां पे भी वो सर्कल मिलेगा, यहां भी मिलेगा, सारे सर्कल को मिला दोगे तो ये सिलेंडर मिलेगा। ये देखो वेव फ्रंट है, सारे मैक्सिमम वाले मिला दिए वेव फ्रंट, और इस वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखो वेव जा रहा, वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या जा रहा? वेव जा रहा, वेव जा रहा। थोड़ा सा इंटेंसिटी ऑफ वेव के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको याद है कि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, या आप पूरा फॉर्मूला लिखिए तो इंटेंसिटी होता है, आपको याद है, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर रो वी, कुछ ऐसा फॉर्मूला निकल के आता है। हाफ का फैक्टर भी यहां होता है, हालांकि उस कांस्टेंट से कोई ज्यादा मतलब है नहीं, है ना, कांस्टेंट ज्यादा कोई मतलब है नहीं। ये होता है इंटेंसिटी का फॉर्मूला। किसी भी वेव का इंटेंसिटी या तो साउंड हो, लाइट हो, डैश फर्क नहीं पड़ता है कि वो ये वेव हो, उसके इंटेंसिटी को ऐसे ही लिखते हैं। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर, वेयर ओमेगा इज नथिंग बट 2 पाई एफ का होल स्क्वायर। तो सर हम ये भी कह सकते हैं इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ऑफ कोर्स इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, नॉट फ्रीक्वेंसी। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर। इंटेंसिटी अगर आप फ्रीक्वेंसी तो जानते हो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, अगर पर्टिकुलर मीडियम की बात कर रहे हो तो उसकी डेंसिटी कांस्टेंट है और उसी मीडियम वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। तो एक पर्टिकुलर मीडियम के लिए, मतलब एक फिक्स मीडियम के लिए एक सोर्स है और एक फिक्स मीडियम है, उसके लिए सारी चीज कांस्टेंट हो जाएगी। तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, वेयर ए इज एम्पलीट्यूड, ए इज एम्पलीट्यूड। ये तो आपको याद रखना ही रखना है। उसके बाद अगर ये भी आपको याद रह जाए कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ वेव एंड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ मीडियम, तो भी बहुत अच्छी बात रहेगी, तो भी बहुत अच्छी बात रहेगी, याद रह जाए तो। नहीं तो ये तो आपको रट्टा लगाना ही है, ये तो आपको रटा हुआ होना ही चाहिए। अब हम बात करते हैं, वेव फ्रंट समझाने के लिए सारी कहानी हमने रची थी। अब हम बात करते हैं कि पॉइंट सोर्स के लिए कैसा वेव फ्रंट होता है, उसकी सारी कहानी समझते हैं। जैसा पॉइंट चार्ज के लिए इक्वि पोटेंशियल सरफेस होता है, वैसा ही पॉइंट सोर्स के लिए वेव फ्रंट होता है। सेम है ना यार, देखो सेम है एकदम, इक्वि फेजर पॉइंट हमने यहां बनाया। जैसे मान लो ये लाइट सोर्स है, वेव निकाल के दिखा, तो देख एक वेव इधर जा रहा, एक वेव इधर जा रहा, एक वेव इधर जा रहा, तो जैसे एक लाइन से वेव जा रहा तो उसी तरीके से वेव हर तरफ निकलेगा। और सारे ये वाले पॉइंट अगर मैं मिला दूं तो ये क्या बन जाएंगे? ये बन जाएंगे आपके वेव फ्रंट। क्या बन जाएंगे? वेव फ्रंट, वेव फ्रंट। ये वेव फ्रंट बनाया। ये मैं इसे इसलिए कह रहा हूं कि जो स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा, उस स्फेरिकल वेव फ्रंट पे, मतलब उस स्फेयर पे बहुत सारे छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स होंगे, और वो सारे पार्टिकल सेम फेज में ऑसिलेट कर रहे होंगे, वो सारे पार्टिकल सेम फेज में ऑसिलेट कर रहे होंगे, है ना। ये आ गया आपका वेव फ्रंट, वेव फ्रंट। Locus of all the point which oscillate in a same phase, which oscillate in a same phase। एक बात बताओ, एक बात बताओ, चलो वापस चलते थोड़ा सा। एक बात बताओ तुम मुझे, जब हम यहाँ पे वेव की जब बात कर ही रहे थे, कहाँ गया वेव इक्वेशन? जब हम बात कर रहे थे वेव इक्वेशन की, तो वेव असल में होता क्या है? वेव इक्वेशन क्या बताता है? वेव इक्वेशन इज नथिंग बट अ
कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल विच ऑसिलेट। इसी से तो मैंने आपको वेव का फील दिलाया था। मतलब मैं कह सकता हूं यहां पे, और लिखेंगे तो कोई बुराई नहीं है, कि वेव सभी पार्टिकल्स को, सभी मीडियम पार्टिकल को ऑसिलेशन देता है, एसएचएम देता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन देता है। मतलब यह है कि हम बहुत सारे पार्टिकल का एसएचएम देख रहे हैं। सर हम बहुत सारे पार्टिकल का नहीं देखेंगे, हम एक ही का देखेंगे। तो वेव कहीं से जा रहा, उसमें किसी एक पार्टिकल को पकड़ के हम उसको देखना चाहते हैं, तो हमें वो कैसा दिखाई देगा, क्या करता हुआ दिखाई देगा? वो हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन से ऑसिलेट करता हुआ दिखाई देगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन से वो हमें ऑसिलेट करता हुआ दिखाई देगा। मतलब वेव में सारे पार्टिकल क्या होंगे? एसएचएम होंगे। अब इस इक्वेशन में, जैसे ये इक्वेशन है y बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस के x1 प्लस 5। अब मैंने अगर किसी एक फिक्स पोजीशन की बात करी है, उस पार्टिकल को देख रहा हूं, तो ये वाली पूरी चीज क्या हो गई? कांस्टेंट। ये तो एक जस्ट फेज है जो यहां पे ऐड हो रहा है, कांस्टेंट हो गया। अब टाइम के साथ क्या बदलेगा सर? ये ओमेगा टी बदलेगा, और सिर्फ ओमेगा टी। जैसे मैं इस इक्वेशन को ये भी लिख सकता हूं, ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 ये लिख सकता हूं। 5 क्या हो गया? कि x1 प्लस 5, और किसी एक पोजीशन के लिए फिक्स है। जब ये फिक्स है तो ये इक्वेशन तुमको क्या दिखाई दे रहा है? ये इक्वेशन कैसा दिखाई दे रहा है? बस ये बताओ सर। दिस इक्वेशन इज नथिंग बट अ इक्वेशन ऑफ एसएचएम। हां, अभी जो तुम वेव की बात कर रहे थे, अभी तुम एसएचएम की बात कर रहे हो। मतलब सर ये एसएचएम ही है। एक पार्टिकल, अगर वेव के डिस्टर्बेंस में एक पार्टिकल की बात करोगे, उसको हम कहते हैं एसएचएम। ये इक्वेशन किसका है? वेव का। इस इक्वेशन में x1 को फिक्स कर दिया, ये किसका इक्वेशन है? ये एसएचएम का इक्वेशन है, सिर्फ एसएचएम का इक्वेशन है। अब वेव फ्रंट क्या होता है? सुनो, वेव फ्रंट इज नथिंग बट, वेव फ्रंट इज द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट which oscillate in the same phase. Locus of all the point which oscillate in the same phase. मैं इस पॉइंट सोर्स से x1 पे जाके इक्वेशन जो लिखा, ये किसका इक्वेशन है? ये एसएचएम का है। ये एसएचएम कर रहा, और इस एसएचएम का जो फेज है वो इसके एसएचएम का फेज है, इसके एसएचएम का फेज है, इसके एसएचएम का फेज है। जब आप यहां से वेव बना रहे थे तो मीडियम के सारे पार्टिकल ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहे, वेव आगे जा रहा। मीडियम के सारे पार्टिकल ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहे, वेव आगे जा रहा। तो उन सब पार्टिकल का कलेक्शन जो एक ही फेज में ऑसिलेट कर रहा है, उसको हम वेव फ्रंट कहते हैं। और सारे पार्टिकल एक फेज में जो ऑसिलेट कर रहा है, वो सोर्स से एक फिक्स डिस्टेंस पे मिलेगा। सारे पॉइंट को यहां पे जब मैं मिला दिया तो हमें वो स्फेरिकल मिला, इसलिए हम कहते हैं कि पॉइंट सोर्स के लिए स्फेरिकल मिलता है। और सेम फेज में जो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे होते हैं, उस पार्टिकल जहां पे उसका मीन पोजीशन होता है, उसको हम वेवलेट कहते हैं। ये वेवलेट चुपके से समझा दिया आपने। रुको रुको रुको, वेवलेट क्या होता है? वेवलेट इज नथिंग बट पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस ड्यू टू प्रोपगेशन ऑफ वेव। मतलब जबरदस्ती का नाम दे दिया हमने। वेवलेट इज द पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस ड्यू टू प्रोपगेशन ऑफ वेव। वेव के प्रोपगेशन से जब आप एक वेव फ्रंट बनाते हैं, उस वेव फ्रंट में जो पॉइंट्स होते हैं ना, उस पॉइंट्स को हम वेवलेट कहते हैं। सरफेस को तो हम वेव फ्रंट कहते हैं, और उस पॉइंट को हम वेवलेट कहते हैं। उस पॉइंट को, जैसे ये पॉइंट्स है, तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे ना, जो छोटे छोटे पार्टिकल होंगे जो सेम फेज में ऑसिलेट करते हैं, उसको हम कहते हैं वेवलेट। पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस इज कॉल्ड वेवलेट। एंड उन सारे पॉइंट्स के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं वेव फ्रंट। तो बताइए, पॉइंट सोर्स से कैसा वेव फ्रंट मिलेगा? स्फेरिकल वेव फ्रंट मिलेगा। पॉइंट सोर्स के लिए कैसा वेव फ्रंट मिलेगा? स्फेरिकल। पॉइंट सोर्स के लिए जो इंटेंसिटी होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है, और हम जानते हैं कि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। तो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर किसके लिए होता है? हर सोर्स के लिए होता है। ये तो जनरल फॉर्मूला है, हर तरह के वेव के लिए होता है। ये तो जनरल फॉर्मूला है। पर्टिकुलरली पॉइंट सोर्स के लिए देखेंगे तो इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर एंड इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होगा, दोनों तरफ स्क्वायर है, कैंसिल कर दोगे तो एम्पलीट्यूड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। मतलब पॉइंट सोर्स से जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे, एम्पलीट्यूड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होगा, एम्पलीट्यूड घटता जाएगा, और इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होगा। इसमें कोई नई बात नहीं है। हाँ, इसका यूज ज्यादा होगा, याद रखना, लेकिन कोई नई बात नहीं है।
क्योंकि ये चीज एग्जैक्टली मैंने आपको साउंड वेव में पढ़ाया था, सेम चीज एग्जैक्टली मैंने आपको साउंड वेव में पढ़ाया था। ठीक है बेटा, चलो। तो पॉइंट सोर्स के लिए वेव फ्रंट कैसा होता है? एस्फेरिकल होता है। वेव फ्रंट पे जितने पॉइंट ऑफ डिस्टरबेंस होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको वेवलेट कहते हैं। और इसका जो इंटेंसिटी होता है पॉइंट सोर्स का, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है, और इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, इन दोनों का रिलेशन देखोगे तो एम्पलीट्यूड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर एंड इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, याद रखना है। अब लीनियर सोर्स की बात करेंगे। लीनियर सोर्स से हर तरफ वेव ओरिजिनेट कर रहा, तो किसी x1 डिस्टेंस पे, यहां से x1 पे, यहां से x1 पे, ये सारे सेम फेज में मिलेंगे। तो आपको यहां पे कैसा वेव फ्रंट दिखाई देगा? सिलेंड्रिकल। और वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर वेव जा रहा होगा, या रे हम डायग्राम बनाते हैं, मतलब रे डायग्राम के परपेंडिकुलर क्या होता है? वेव फ्रंट होता है। तो लीनियर सोर्स के लिए कैसा वेव फ्रंट होगा? सिलेंड्रिकल। और ये दो चीजें एक साथ रिलेट हो रही है, इक्विपोटेंशियल सरफेस और वेव फ्रंट, इलेक्ट्रिक फील्ड और वेव। इंटेंसिटी, लीनियर सोर्स का इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होता है। जैसे पॉइंट है, एक छोटा पॉइंट है मान लो, और इस पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पे तुम इंटेंसिटी देख रहे हैं, पॉइंट सोर्स से एक्स डिस्टेंस पे, तो इंटेंसिटी जल्दी घटेगा ना, एक पॉइंट है बस। लेकिन एक लाइन हो तो धीरे धीरे घटेगा। तो पॉइंट हो तो इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, और लाइन हो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो इसी में अगर हम ए स्क्वायर लिख दे तो लिख सकते हो, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर होता है, ये जनरल फॉर्मूला है। तो यहां पे एम्पलीट्यूड होल स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू 1/r, तो स्क्वायर उधर भेज दोगे तो एम्पलीट्यूड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √r। किसके लिए होता है? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट या लीनियर सोर्स के लिए। अगर हम प्लेनर सोर्स लेते हैं या पॉइंट सोर्स इंफिनिटी पे लेते हैं, दोनों की बात है। इंफिनिटी पे अगर मैंने पॉइंट सोर्स लिया, यहां पर पॉइंट सोर्स लिया, तो हमें वेव फ्रंट कैसा मिलता हुआ दिखाई देगा? स्फेरिकल। अब ये स्फेरिकल बहुत दूर जाके मैं देखूं, तो बहुत दूर मैं यहां बैठा हूंगा, तो मेरे लिए चीज कैसा दिखाई देगा? प्लेनर। ये आप जानते हैं कि अगर पॉइंट सोर्स से या पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस लार्ज डिस्टेंस पे मैं देखता हूं, तो वो मुझे प्लेनर दिखाई देता है। वो मुझे कैसा दिखाई देता है? प्लेनर दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? प्लेनर दिखाई देता है। तो यहां पे एक प्लेनर सोर्स लिखूं या सोर्स एट इंफिनिटी लिखूं? सोर्स एट इंफिनिटी। अब सोर्स एट इंफिनिटी में चाहे कोई सा भी सोर्स हो, वो प्लेनर सोर्स ही हो जाएगा। चाहे कोई सा भी सोर्स हो, हाँ, चाहे कोई सा भी सोर्स हो, हमें वो प्लेन दिखाई देगा। तो प्लेनर सोर्स बोलूं या सोर्स एट इंफिनिटी बोलूं या लाइट इज कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी बोलूं, तो उसके लिए जो वेव फ्रंट होगा वो प्लेनर वेव फ्रंट होगा। एक बात बताओ, चार्ज सीट के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होता है? प्लेनर। उसी तरीके से प्लेन सोर्स के लिए वेव फ्रंट कैसा होगा? प्लेनर। बना के दिखाता हूं, ऐसा बनेगा। मतलब यहां से वेव जो क्रिएट हो रहा हो, इस पॉइंट से भी ऐसे जाएगा आगे, इस पॉइंट से भी आगे जाएगा, इस पॉइंट से भी आगे जाएगा, इस पॉइंट से भी आगे जाएगा, इस पॉइंट से भी, इस पॉइंट से भी, इस पॉइंट से, प्लेन से निकल रहा होगा। तो इसका वेव फ्रंट कैसा होगा? प्लेनर। अरे भाई, जब एक लाइन से निकल रहा होता तो एक्स एक्सिस में एक ही पॉइंट मिलेंगे, बाकी जो पॉइंट मिलेंगे वो एक्स एक्सिस में नहीं होंगे, थोड़ा सा एक्स एक्सिस से डेविएटेड होगा। लेकिन मान लो अगर प्लेन बना दिया तो एक्स एक्सिस में ही बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे। अब सारे सेम फेज वाले को मिलाओगे तो प्लेन बनेगा। कितना आसान कंसेप्ट है यार। और उस वेव फ्रंट से परपेंडिकुलर तुम्हारा वेव जाएगा। तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ये तो हमेशा होता है। लेकिन प्लेनर वेव से इंटेंसिटी वेरी नहीं करता है, आर का पावर क्या हो जाएगा? 0। तो एम्पलीट्यूड भी आर पे डिपेंड नहीं करेगा। प्लेनर अब ये तो सही मतलब तुम्हें हंसी आनी चाहिए। किस बात पे? फिजिक्स पे। हंस दे फिजिक्स पे। तो फिजिक्स में हंसी आ रही है, क्या क्या जबरदस्ती बनाया और दूसरे का चोरी करके बनाया। ये तो हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में हम जाके जाते तो चेंज नहीं होता प्लेनर सोर्स से। प्लेट का, कंडक्टिंग प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। उस तरीके से यहां पे इंटेंसिटी डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा, करना भी नहीं चाहिए। जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड वैसा यहां वेव, रे, वेव, जैसा इक्विपोटेंशियल सरफेस वैसा ये। आइए अब इन पे कुछ सवाल करते हैं। A wave front of a wave has direction with wave motion, perpendicular, अपोजिट थोड़ी ना होता है, 45 डिग्री पे थोड़ी ना होता है, पैरेलल थोड़ी ना होता है। वेव फ्रंट ऑफ अ वेव हैज डायरेक्शन विथ वेव मोशन, हैज डायरेक्शन विथ वेव मोशन इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। वेव मोशन ये इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलर होता है, उस तरीके से वेव मोशन और वेव फ्रंट परपेंडिकुलर होता है। सर जैसे वेव आगे जाता है वेव फ्रंट भी ट्रेवल करता है क्या? हाँ,
एक बात बताओ भाई साहब, ये तूने एक वेव बनाया, मैं आपसे कहता हूं कि वो पॉइंट्स जो पॉजिटिव मैक्सिमा पे है वो बताओ, तो एक यहां होगा पॉजिटिव मैक्सिमा वाला पॉइंट, तो यहां से एक मान लो प्लेनर सोर्स है, मान लो प्लेनर सोर्स है, प्लेनर सोर्स है ठीक है, तो यहां से पास करते हुए एक प्लेन बनेगा, वो वेव फ्रंट हो जाएगा, और फिर वही वेव फ्रंट यहां होगा, ये दोनों आइडेंटिकल वेव फ्रंट है, और वैसा ही वेव फ्रंट एक यहां होगा। तो जैसे जैसे वेव आगे जाता जा रहा है, एक पर्टिकुलर फिक्स टी टाइम के बाद, फिक्स टाइम पीरियड के बाद, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होता है, इसलिए दो वेव फ्रंट बनने के बीच का टाइम भी कांस्टेंट रहेगा। फिक्स्ड टाइम पीरियड के बाद वेव फ्रंट भी आगे ट्रेवल करता जाएगा, ये रहा, यहां पे बनेगा वेव फ्रंट, और वेव फ्रंट और वेव मोशन एक दूसरे से परपेंडिकुलर होगा। Wave front is a locus of all the point vibrate with same. Wave front is a locus of all the point vibrate with same amplitude नहीं, period नहीं, phase yes, frequency नहीं, एम्पलीट्यूड भी तो सेम होना चाहिए जितने पार्टिकल होंगे। एम्पलीट्यूड तो एक्चुअल में सबका ही सेम है पार्टिकल, क्या ये कम एम्पलीट्यूड में ऑसिलेट कर रहा है? नहीं, इस ये जो प्रोपगेटिव वेव होता है, सिंपल हार्मोनिक वेव होता है बेटा, इसका एम्पलीट्यूड ए है, थोड़ी देर बाद ये वेव जब आगे ट्रेवल करेगा तो ये पार्टिकल ही थोड़ी ना आएंगे, ये पार्टिकल यहाँ आएंगे, और हो सकता है ये पार्टिकल यहाँ पहुंच जाए, तो सारे सेम एम्पलीट्यूड में ऑसिलेट करें, लेकिन सारे को मिला के हमने वेव फ्रंट तो नहीं बनाए, जो सेम फेज में ऑसिलेट करते हैं उसी को मिला के हम वेव फ्रंट बनाते हैं। ये बढ़िया सवाल है। अ वेव फ्रंट इज पैरेलल टू द लाइन y बराबर -x+4, देन डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव विथ +x एक्सिस। ये स्क्रीन पॉज करके थोड़ा सा क्लास वर्क है CW, स्क्रीन पॉज करके थोड़ा सा ट्राई करो, देखो बनता है कि नहीं बनता है। देखो क्या कह रहा है, अब वेव फ्रंट इज पैरेलल टू द लाइन y इज इक्वल टू -x+4, देन डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। अरे भाई इससे परपेंडिकुलर होगा, तो पहले ये लाइन तो ड्रॉ करो, ये कहां है? वेव फ्रंट इस लाइन के पैरेलल है, मतलब वेव फ्रंट का जो प्लेन बनेगा वो इस लाइन के पैरेलल है, तो ये लाइन है कहां? y इज इक्वल टू -x+4 में आपको याद है ना, ये स्ट्रेट लाइन है, तो इसको y इज इक्वल टू x+c से कंपेयर करेंगे, c इसका +4 है इंटरसेप्ट, और m की वैल्यू है -1, m को कहते हैं tan थीटा, tan थीटा -1 है, मतलब थीटा तुम्हारा हो जाएगा 135 डिग्री, याद कर, तो x एक्सिस से 135 डिग्री पे होगा, ऐसे निगेटिव स्लोप है इसका, ओरिजिन से पास नहीं कर रहा, कहां से पास कर रहा है? 4 से, ये ऐसा बनेगा। ये कितना एंगल बना रहा? 135 डिग्री। कौन बना रहा? वेव फ्रंट। वेव फ्रंट इज पैरेलल टू दिस लाइन, वेव फ्रंट, ये वेव फ्रंट, वेव फ्रंट, तो वेव किधर जाएगा? इससे परपेंडिकुलर, इधर, ये 90 डिग्री का एंगल होगा। सर इससे परपेंडिकुलर किधर? ऊपर की नीचे, कहीं भी जा सकता है, वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर ही वेव जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में तो डायरेक्शन होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता है, लेकिन इसमें नहीं होता, ये आसान है ये आसान है। तो सर ये 135 है, इसमें 90 घटा दोगे तो 45 बचेगा, बी आंसर आ रहा, एकदम आसान है। कहां चक्रों में पड़े हो? वेव फ्रंट ऑफ अ सोर्स बीच इज एट इंफिनिटी, वेव फ्रंट ऑफ अ सोर्स बीच इज एट इंफिनिटी, प्लेनर, वेव फ्रंट ऑफ अ सोर्स बीच इज एट इंफिनिटी इज प्लेनर, वेरी सिंपल। बिहेवियर ऑफ प्लेन वेव फ्रंट ऑन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये इंपॉर्टेंट, इसमें छोटे छोटे सवाल कभी कभी पूछे जा सकते हैं। क्या बोल रहा है? बिहेवियर ऑफ प्लेन वेव फ्रंट ऑन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, प्लेन वेव रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ प्लेन मिरर, जैसे मान लीजिए कि एक प्लेन मिरर है, क्या है साहब? प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर पे ये रे आया, अगर ये रे बना रहे हो तो वेव फ्रंट कैसा बनाओगे? तो वेव फ्रंट ऐसा बनाएंगे, बहुत इजी है, परपेंडिकुलर, ये वेव फ्रंट आ रहा होगा, हाँ ऐसा बनाते, वेव के परपेंडिकुलर वेव फ्रंट ऐसे ऐसे चलता हो, क्या जोरदार चीज है। सर अगर जितने एंगल पे है उतने एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, हाँ, वेव फ्रंट ऐसे वापस आएगा, ठीक है, परपेंडिकुलर, ये वेव फ्रंट हो गया। ये कौन सा रे है? रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे, तो इंसिडेंट रे
का जो वेव फ्रंट है, रिफ्लेक्टेड रे का वेव फ्रंट सेम ही है, प्लेनर। इंसिडेंट रे का अगर प्लेनर वेव फ्रंट है तो रिफ्लेक्टेड रे का भी प्लेनर वेव फ्रंट बनेगा। सिंपल रे डायग्राम ऐसे ही तो बनाते हैं बेटा, ठीक है सर। नेक्स्ट, रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव फ्रंट बाय अ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस ऐसा है, यहां से आ रहा, ये प्लेनर वेव है, ऐसे आया, ये वेव है ऐसे आया, ये वेव है ऐसे आया। ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये कन्वर्ज करेगा चीजों को। ये क्या करेगा, रे को कन्वर्ज करेगा। तो रे कुछ इस पॉइंट पे आते हुए हमें दिखाई देंगे, अच्छा इस पॉइंट पे आते हुए दिखाई देंगे, मतलब हमें दिखाई देगा कि ये पॉइंट सोर्स जैसा हो गया। हाँ, पॉइंट सोर्स जैसा हो गया। तो पॉइंट सोर्स अगर जैसा हो गया तो इसमें वेव फ्रंट कैसे बनते हुए दिखाई देने चाहिए। तो वेव फ्रंट तुम्हें नहीं लग रहा कि आया था तो प्लेन वेव फ्रंट था, आया था तो कैसा वेव फ्रंट था, प्लेन। देखो ये प्लेन था, ऐसा वेव फ्रंट आया था, ऐसा वेव फ्रंट आया था। लेकिन जब ये रिफ्रैक्शन के बाद यहां पहुंचा तो वेव फ्रंट तुम्हें स्फेरिकल जैसा नहीं दिखेगा। हाँ सर ये पॉइंट सोर्स जैसा होगा, आगे एक्सटेंड करेंगे तो ऐसा दिखाई देगा, और क्या, तो ये ऐसा ही तो हुआ, इतना बनाने की जरूरत नहीं है। ये कैसा होगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट। तुम्हें इतना समझ में आ गया, खत्म कहानी, बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट, behavior of plane wavefront on refraction and reflection, third case है refraction of plane wavefront by concave lens, convex lens, अच्छा concave lens ये लिखो, ये यहां से आया तुम्हारा वेव, ये प्लेनर वेव है, ये प्लेनर वेव है, वेव फ्रंट। अब ये डाइवर्जिंग लेंस होता है, कैसा लेंस होता है, ये डाइवर्जिंग लेंस होता है। तो इसका वेव फ्रंट कैसा होगा, सिर्फ डाइवर्जिंग लेंस है, मतलब हम ये बोल सकते हैं इस पॉइंट से निकलता हुआ जा रहा है, अगर इस पॉइंट से निकलता हुआ जा रहा है ऐसा कुछ वेव फ्रंट होगा। एक मिनट नहीं नहीं नहीं, इस पॉइंट से निकलता हुआ जा रहा है, इमेजनरी पॉइंट यहां मानेंगे पॉइंट सोर्स, और उससे दूर जा रहा है तो ये वेव फ्रंट होगा, ऐसा वेव फ्रंट। मैं एक फोटो भी आपको दिखाता हूं, होना चाहिए, ये देखिए, इस लेंस से ऐसे रे आया है, ऐसे रे आया, तो इधर से कौन सा रे आया सर, ये ऐसे ही तो आता है, प्लेनर रे आया, इन्फिनिटी पे पॉइंट सोर्स होगा या प्लेनर सोर्स होगा, तो ये स्ट्रेट लाइन रे आया। अब जब ये कन्वर्ज होता हुआ ऐसे जा रहा है तो देखो इसका वेव फ्रंट कैसा बना है, वेव फ्रंट कैसा बना है, ये रिफ्रैक्टेड रे का वेव फ्रंट है, ये तुम्हारा प्लेन वेव का वेव फ्रंट। ये देखो रेड कलर से जो बना है वो तुम्हारा क्या है, वेव फ्रंट है बेटा। प्लेन वेव फ्रॉम प्रिज्म, रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव फ्रंट फ्रॉम प्रिज्म। अब ये देखो प्रिज्म है, प्रिज्म से यहां पे मान लीजिए कोई रे ऐसे आया, रिफ्लेक्शन के बाद ये रे ऐसे चला जाता है, मान लीजिए ऐसे आया, ऐसे चला जाता है, तो यहां पे वेव फ्रंट कैसा होगा, ऐसा, 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 ये रे है, ये वेव फ्रंट है। तो सर प्लेनर वेव फ्रंट ही रह गया, हाँ प्लेनर वेव फ्रंट रह गया, प्लेनर वेव फ्रंट रह गया। व्हाट इज द शेप ऑफ वेव फ्रंट ऑन अर्थ, व्हाट इज द शेप ऑफ वेव फ्रंट ऑन अर्थ, ऑन अर्थ, व्हाट इज द वेव फ्रंट ऑफ सन, व्हाट इज द शेप ऑफ वेव फ्रंट ऑन अर्थ, of light coming from sun, of light coming from sun, coming from sun, बताओ क्या होगा, प्लेनर, प्लेनर, इसमें सोचने की कोई बात ही नहीं है, प्लेनर होगा। तो ये छोटे छोटे दो तीन पॉइंट्स हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट
जो कि यहां पे आके बता देना चाहिए, नहीं तो कंफ्यूज हो गए, बहुत जोरदार ये पूछा जा सकता है। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट वेव फ्रंट एंड सरफेस इज एंगल ऑफ इंसिडेंट। समझना इसको क्या कह रहा है। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट वेव फ्रंट एंड सरफेस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट। मान लो किसी भी लेंस पे, मिरर पे, प्लेन मिरर पे या कर्व्ड मिरर पे रे फॉल कर रहा है। जैसे मान लो ये है तुम्हारा मिरर, प्लेन मिरर ले लेते हैं, समझना इजी होगा। प्लेन मिरर ले लेते हैं, ठीक है। अब प्लेन मिरर पे यहां पे ये रे आया, ऐसे एरो से बना लेते, चलो ये रे आया, ये इंसिडेंट रे। तो नॉर्मल से जो एंगल बनाता है रे, उसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है सर। यही तो होता है ना, ये नॉर्मल है तुम्हारा। नॉर्मल से जो इंसिडेंट रे एंगल बनाता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। इसका बेफ्रंट कौन सा होगा सर? बेफ्रंट इसका ये होगा, इस वेव के परपेंडिकुलर ये पैरेलल रे आ रहे थे, तो ये पैरेलल बेफ्रंट होगा, कुछ पैरेलल बेफ्रंट। अब ये वाला एंगल तुम्हारा आई है, ये वाला एंगल क्या है? आई है, ठीक है। ये एंगल आई है तो ये क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, पूरा 90 था, नॉर्मल है ये। नॉर्मल से सरफेस के बीच में एंगल 90 होता है, ये 90 है, ये 90 है। एक मिनट, क्या कर रहा है भाई, क्या कह रहा है? एक मिनट रुक जाओ। ये आई है तो ये क्या होगा सर? ये होगा 90 माइनस आई। बहुत इजी है। हाँ, ये क्या है सर? ये 90 है, ये 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा? अगर ये 90 है, ये 90 माइनस आई तो ये आई हो जाएगा। यही तो बात कहना चाह रही है। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट वेव फ्रंट एंड सरफेस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट। मतलब रे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। वेव फ्रंट और सरफेस के बीच जो एंगल बनता है उसको भी कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। बड़ा आसान है, ये आई है तो ये 90 माइनस आई होगा, क्योंकि टोटल 90 था तो 90 माइनस आई होगा। ये 90 है तो ये आई हो जाएगा। द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट विथ सरफेस, ये तो जोड़ दे भाई, विथ सरफेस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो कि ये तुम्हारा रिफ्लेक्टेड वेव है, ये तुम्हारा क्या है? रिफ्लेक्टेड वेव। तो नॉर्मल से जो एंगल बनेगा वो तुम्हारा आर होगा, ठीक है सर, आर होगा। ये तुम्हारा वेव फ्रंट होगा, ऐसे वेव फ्रंट होगा, एरो नहीं, ये तुम्हारा वेव फ्रंट होगा। प्लेनर वेव फ्रंट क्यों बना रहा हूं? क्योंकि पैरेलल रेज है, पैरेलल रेज आ रहे हैं। तो ये आर है तो ये क्या होगा सर? 90 माइनस आर। ये 90, क्योंकि रे और वेव फ्रंट के बीच में 90 का एंगल बनता है, तो ये क्या होगा? आर। उसी तरीके से रिफ्रैक्शन में भी होगा, रिफ्रैक्शन में भी होगा। रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे और सरफेस के बीच में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा। टाइम बिटवीन, ये मैंने बताया था, टाइम बिटवीन टू सेम टाइप ऑफ वेव फ्रंट इज ऑलवेज सेम। टाइम बिटवीन टू सेम टाइप ऑफ वेव फ्रंट इज ऑलवेज सेम। अब यहां पे फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी वेवलेट है। सेकेंडरी वेवलेट, सेकेंडरी वेवलेट का फॉर्मेशन को हम कहते हैं हाइजन कंस्ट्रक्शन। सेकेंडरी वेव फ्रंट जो बनते हैं, मतलब सेकेंडरी वेव फ्रंट कुछ नहीं, जो वेव मैंने वेव फ्रंट बना के दिखा था ना, ये उसी को कहते हैं सेकेंडरी वेव फ्रंट। आइए यहां पे देखते हैं। सेकेंडरी वेवलेट्स मतलब सोर्स और हाइजन कंस्ट्रक्शन। सुनिएगा ध्यान से, हाइजन के कुछ एजम्पशन है कि वेव फ्रंट कैसे आगे ट्रेवल करता है, उसके कुछ एजम्पशंस है। क्या एजम्पशन है? ध्यान से सुनिएगा। Each and every point of wavefront behave as a secondary source. Each and every point of wavefront behave as a secondary source. Each and every point on a wavefront is behave as a secondary source. मतलब ये तो तुम्हारा प्राइमरी सोर्स है, जो मेन सोर्स तुम्हें दिया हुआ था वो तुम्हारा प्राइमरी सोर्स है। इसके लिए ये पॉइंट ऑसिलेट कर रहा, और इसके डिस्टरबेंस और इसके ऑसिलेशन की वजह से तो दूसरा ऑसिलेट किया है। जैसे मैं यहां पे बोलता हूं तो साउंड वेव चला, साउंड वेव में क्या होता है? और जैसा साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल है वैसा ही लाइट वेव लॉन्गिट्यूडनल है हाइजन के अकॉर्डिंग। जैसा साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल है वैसा ही लाइट वेव भी लॉन्गिट्यूडनल है हाइजन के अकॉर्डिंग। मैंने बोला तो बोलने से ये पार्टिकल डिस्टर्ब हुआ, आगे पीछे गया, इससे
अगला पार्टिकल डिस्टर्ब हुआ। तो मैंने डायरेक्ट अगले पार्टिकल को डिस्टर्ब थोड़ी ना किया है, मैंने बोला तो मेरे जस्ट आगे वाला पार्टिकल डिस्टर्ब हुआ। अब ये आगे जाके आगे वाले पार्टिकल को डिस्टर्ब कर रहा, फिर आगे वाला और आगे वाले को कर रहा। तो हाइजन कहते हैं कि एवरी एंड इच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट इज बिहेव एज अ सेकेंडरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स, और ये सेकेंडरी सोर्स की वजह से ये सोर्स की तरह बिहेव करेगा। सारे इनफाइनाइट सोर्स बन गए, फिर एक लाइट से इनफाइनाइट लाइट सोर्स, हां, और ये सोर्स की वजह से फिर आगे वेव फ्रंट ट्रेवल करता है। ये था बहुत सिंपल सा पहला एजम्पशन। Each and every point of a wave front behave as a secondary source, ये माना उन्होंने। Those points को हम secondary wavelet बोलेंगे। Wavelet is nothing but a point of disturbance। Wavelet is nothing but a point of disturbance। जो जैसे मैंने पानी में पत्थर गिरा, तो जहां पत्थर गिरा वो पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस था, उसको हम वेवलेट कहते हैं। उसके वजह से आगे वाला पानी डिस्टर्ब हुआ, तो एक वेव फ्रंट हमने बनाया, उस वेव फ्रंट पे जो पार्टिकल है वो हो गए वेवलेट, सेकेंडरी वेवलेट, और वो सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव करेंगे, आगे वाले पार्टिकल को डिस्टर्ब करेंगे। Those points wavelet are spherical and travel with speed of light। सर ये स्फेरिकल तब होगा ना जब पॉइंट सोर्स के लिए हम बात करेंगे, नहीं, प्लेनर सोर्स के भी वेव फ्रंट पे जितने पॉइंट होंगे वो स्फेरिकल वेव फ्रंट ही स्फेरिकल वेव की तरह बिहेव करेंगे। मतलब दोज पॉइंट्स आर स्फेरिकल एंड ट्रेवल विथ स्पीड ऑफ लाइट। मतलब वो जो छोटे से पॉइंट बने हैं ना, ये छोटे से पॉइंट बने वो स्फेरिकल पॉइंट बनेंगे। जैसे मैं यहां पे बना के दिखा, तो ये मान लो प्राइमरी सोर्स है, और यहां पे छोटे 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 जो बने हैं वो स्फेरिकल पॉइंट्स होंगे, छोटे से एकदम स्फेरिकल पॉइंट होंगे। तो हर जो सेकेंडरी सोर्स है, क्या वो पॉइंट सोर्स जैसा होगा? हाँ, ये पॉइंट सोर्स जैसा होगा। लाइन सोर्स तो नहीं बनेगा, नहीं, ये पॉइंट सोर्स जैसा होगा। सर अगर सिलेंडर प्लेनर के लिए अगर बात करें, मान लो ये प्लेनर सोर्स है, यहां से ये वेव फ्रंट बना, तो वेव फ्रंट पे जितने पार्टिकल हैं वो सारे पॉइंट सोर्स जैसे बिहेव करेंगे। प्लेनर वेव के जो वेव फ्रंट बनेंगे, देखो प्लेनर वेव है, प्लेनर सोर्स है, ये प्लेनर सोर्स है। इस प्लेनर सोर्स के जो वेव फ्रंट बनेंगे उसके सारे पॉइंट एक सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव करेंगे, जो कि पॉइंट सोर्स होगा। जो कि कैसा सोर्स होगा? पॉइंट सोर्स होगा। जो कैसा सोर्स होगा? पॉइंट और स्फेरिकल सोर्स होगा, छोटा सा स्फेरिकल। द सेकेंडरी वेवलेट स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन बट इन बैकवर्ड डायरेक्शन इट्स इंटेंसिटी 0। मतलब अब ये सारे डायरेक्शन में यहां से एक पॉइंट सोर्स की तरह ये अपना वेव फ्रंट आगे ऐसे बनाता हुआ जाएगा। मतलब मान लो कि ये मेन सोर्स था, ये वेव फ्रंट बना, इस वेव फ्रंट से ये जो पॉइंट है अपना एक वेव फ्रंट ऐसे ऐसे ओरिजिनेट करेगा, ऐसा। तो यही करेगा कि ये भी करेगा? ये भी करेगा ऐसा। अच्छा, ये बेकार की बात है, ऐसा ऐसा करेगा, हाँ, ये ऐसा ऐसा करेगा। ओके ओके ओके। तो सर ये तो फिर चारों तरफ जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा कि ये पीछे भी जा रहा आगे भी जा रहा। इसको हाइजन ने एज्यूम तो कर लिया, लेकिन इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ये ड्रॉबैक है हाइजन थ्योरम का। हाइजन ने ऐसा माना, हाइजन ने वेव थ्योरी के लिए ऐसा माना, लेकिन एक्चुअल में वो कहते हैं कि ये चारों तरफ जाएगा, लेकिन इसके पीछे वाली इंटेंसिटी 0 होगी। सर अगर पीछे वाली इंटेंसिटी 0 होगी तो ऐसा दिखाई नहीं देगा। ये तो फिर ऐसा बना सकते हो आप, ये पॉइंट सोर्स है, और यहां पे जो सेकेंडरी सोर्स बने हैं, यहां पे जो वेव फ्रंट के सेकेंडरी सोर्स बने हैं, पॉइंट सोर्स, वो ऐसे जाते हुए दिखाई देंगे। तो एक्चुअल में ऐसा ही होता है, ये ऐसा। उन्होंने बोला कि पीछे की तरफ ये सारे डायरेक्शन में स्प्रेड होंगे पॉइंट सोर्स की तरफ, लेकिन पीछे की तरफ इसकी इंटेंसिटी क्या होगी? 0, और ऐसे ऐसे ही आगे ट्रेवल करते जाएंगे, है ना। तो कहते हैं कि फिर उसका बनेगा कैसे वेव फ्रंट, वो बना के दिखाओ। तो हम आपको बना के दिखाते हैं, देखिए, रुक जाइए। हाइजन कंस्ट्रक्शन देखो, मान लो ये पॉइंट सोर्स है, प्राइमरी सोर्स है, और यहां से कुछ डिस्टेंस पे जाके हमने बहुत सारे छोटे छोटे से पॉइंट्स बनाए, जो कि सेकेंडरी वेवलेट्स होंगे, पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस होंगे। वो सारे पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस सर दूर दूर बना रहे हो, यहां पे तो ये भी हो जाएगा। अरे भाई विजुअलाइज कराने भी कोई चीज होती ना यार, हैं तो ये इनफाइनाइट पॉइंट्स, एक दो पॉइंट नहीं होंगे, सारे पॉइंट होंगे। ये सारे पॉइंट एक पॉइंट और स्फेरिकल सोर्स की तरह बिहेव करेगा। इससे टी टाइम के बाद जब हम दूसरा वेव फ्रंट बनाएंगे, समझ में आएगी, दूसरा वेव फ्रंट बनाएंगे तो हम कैसे बनाएंगे? इससे r डिस्टेंस पे जाके एक छोटा सा पॉइंट वेव सोर्स और बनेगा।
इससे भी आर डिस्टेंस पे जाके एक पोटास पॉइंट सोर्स बनेगा, ये स्फेरिकल नेचर का होगा, है ना। ये स्फेरिकल वेव फ्रंट ही आगे ट्रेवल कराएगा, ये भी स्फेरिकल वेव फ्रंट आगे ट्रेवल कराएगा आर डिस्टेंस पे, ये भी आर डिस्टेंस पे स्फेरिकल वेव फ्रंट ट्रेवल कराएगा, ये भी आर डिस्टेंस पे स्फेरिकल वेव फ्रंट ट्रेवल कराएगा। अब ये जो भी वेव फ्रंट के सरफेस होंगे उनको एक टेंजेंट ड्रॉ करो, इस पे भी टेंजेंट ड्रॉ करो, इस पे भी टेंजेंट ड्रॉ करो, इस पे भी टेंजेंट ड्रॉ करो, और ये टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद जो कॉमन टेंजेंट बनता जाएगा इसको कहते हैं हम सेकेंडरी वेव फ्रंट। क्या कहते हैं इसको हम? सेकेंडरी वेव फ्रंट। देखो, अ कॉमन टेंजेंट इन्वेल्पिंग सेकेंडरी वेवलेट्स in forward direction gives the new wave front, gives the new wave front। ये न्यू वेव फ्रंट हो जाएगा टी टाइम के बाद। सर अगर प्लेनर सोर्स हुए तो, अब देखो बेटा, अगर मान लो तुम्हारे पास ये प्लेनर सोर्स है, इस प्लेनर सोर्स में यहां पे बना एक वेव फ्रंट, ये प्राइमरी सोर्स था, प्राइमरी सोर्स था, यहां पे बना एक वेव फ्रंट, इस वेव फ्रंट में बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। अब ये सारे पॉइंट्स स्फेरिकल वेव फ्रंट ट्रेवल कराएंगे। चलिए ये तो प्लेनर है, लेकिन प्लेनर वेव के जो प्लेनर वेव फ्रंट बनेंगे, प्लेनर वेव फ्रंट बनेंगे, उसके सारे पॉइंट, उसके सारे छोटे छोटे पॉइंट्स सेकेंडरी सोर्स होंगे। सारे छोटे छोटे पॉइंट्स क्या होंगे? सेकेंडरी सोर्स होंगे, सेकेंडरी सोर्स होंगे, सारे छोटे पॉइंट सेकेंडरी सोर्स हो, चाहे वो किसी भी तरह का वेव फ्रंट हो, चाहे वो स्फेरिकल वेव फ्रंट हो, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट हो या प्लेनर वेव फ्रंट हो। एक प्लेनर वेव फ्रंट पे कितने पॉइंट होंगे? इनफाइनाइट। स्फेरिकल वेव फ्रंट पे कितने पॉइंट होंगे? स्फेरिकल वेव फ्रंट पे यहां कितने पॉइंट होंगे? इनफाइनाइट। सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट पे कितने पॉइंट होंगे? इनफाइनाइट। वो सारे पॉइंट सेकेंडरी पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करेंगे, सेकेंडरी पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करेंगे। तो सर पॉइंट सोर्स है तो स्फेरिकल वेव फ्रंट निकलेगा। हां, तो मान लो टी टाइम के बाद ये स्फेयर का वेव फ्रंट बनाओगे टी टाइम के बाद तो कुछ ऐसा बनेगा, इससे कुछ ऐसा बनेगा, इससे कुछ ऐसा बनेगा, इससे कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। अब इन पर कॉमन टेंजेंट प्लॉट कर दो, तो इनका कॉमन टेंजेंट ये हो जाएगा क्या? इनका कॉमन टेंजेंट ये हो जाएगा, यस सर। इनका कॉमन टेंजेंट ये हो जाएगा, करो ना, ये इनका कॉमन टेंजेंट ये हो जाएगा। ये कॉमन टेंजेंट जो बनेगा वो इसके सीधे में एक और पॉइंट होंगे, एक और पॉइंट होंगे, मतलब ये भी एक प्लेन जैसा बनेगा, ये भी कैसा बनेगा? प्लेन जैसा बनेगा। ये फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी वेव फ्रंट हो गया। अब सेकेंडरी वेव फ्रंट बना कैसा? तो सारे स्फेरिकल पॉइंट को मिला के एक प्लेन ही बन रहा, सारे स्फेरिकल पॉइंट को मिला के क्या बन रहा? प्लेन बन रहा। जैसा कि देखिए यहां पे मैंने ये बनाया है, मतलब बनाया क्या है, इंटरनेट से फोटो निकाला है बस। देखो ये देखो क्या कह रहा, कैसे बना रहा, देखो देखो ये कैसा सोर्स है। देखो सारे वेव फ्रंट का, मतलब वेव फ्रंट में जितने भी पॉइंट है इसका कॉमन सेंटर है, मेन सोर्स है। स्फेरिकल वेव फ्रंट्स फॉर ईच पॉइंट, हर पॉइंट के लिए स्फेरिकल वेव फ्रंट मिलेगा जो आगे की तरफ ही ट्रेवल करता है, मतलब इसकी इंटेंसिटी आगे हाई होती है, पीछे भी बनता है, लेकिन इसके पीछे इंटेंसिटी लो होती है तो पीछे गायब हो जाता है। ऐसा ऐसा आगे बनाता है, ऐसा ऐसा आगे बनाता है। तो ये जो स्फेरिकल वेव फ्रंट बना है, उस सारे स्फेरिकल वेव फ्रंट का कॉमन टेंजेंट जो होगा वो सेकेंडरी वेव फ्रंट होगा। अब ये प्लेनर है, तो प्लेनर वेव फ्रंट पे हर पॉइंट सेकेंडरी सोर्स जैसा बिहेव करेगा, सेकेंडरी पॉइंट सोर्स जैसा बिहेव करेगा, सेकेंडरी पॉइंट सोर्स जैसा बिहेव करेगा, सेकेंडरी पॉइंट सोर्स के स्फेरिकल वेव फॉर्म बनेगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा। सारे स्फेरिकल वेव फ्रंट का कॉमन टेंजेंट यहां पे फिर से क्या हो जाएगा? प्लेनर हो जाएगा। कोई खास बात। यह है फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी वेव फ्रंट, जिसको हम हाइजन कंस्ट्रक्शन के नाम से जानते हैं। बहुत सिंपल है, लेकिन इसके जो ड्रॉबैक्स है क्या है? डिमेरिट्स ऑफ हाइजन वेव थ्योरी, अनेबल टू एक्सप्लेन पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ये पोलराइजेशन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि लाइट को उन्होंने लॉन्गिट्यूडनल माना था। ये ट्रांसवर्स नेचर से ही प्रूफ हो सकता है, विच कैन ओनली बी एक्सप्लेन बाय द ट्रांसवर्स नेचर। लेकिन हाइजन ने लाइट को लॉन्गिट्यूडनल माना था, फंस गए। अगर वो ट्रांसवर्स मान लेते गलती से तो एक्सप्लेन कर ले जाते। ही कैन नॉट एक्सप्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। व्हाई सेकेंडरी वेवलेट्स आर फॉर्म्ड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। सेकेंडरी वेवलेट का डिस्टर्बेंस फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्यों ट्रेवल करता है? ये वो चुप हो गए, वो लेकिन नहीं, मुझे नहीं समझ आ रहा, लेकिन ऐसा होगा, आगे ऐसे बनते जाएंगे, आगे तो बनते जाएंगे, वो सही हो गया, लेकिन पीछे क्यों नहीं बनेंगे? जैसे मान लो कि तुम यहां पे पॉइंट सोर्स मान रहे हो, तो पॉइंट सोर्स के लिए सेकंड वेव फ्रंट तो स्फेरिकल होगा, तो करके आगे आगे जाएगा स्फेरिकल, अब हेमी स्फेरिकल टाइप बनेगा आगे, बस पीछे नहीं जाएगा। पीछे जाएगा भी तो इसकी इंटेंसिटी जीरो होगी, बेकार की बात। अब हम बात करते हैं कोहेरेंट सोर्स क्या होता है। टू
वेव ऑफ जीरो फेज डिफरेंस इज कोहेरेंट सोर्स। ये स्टेटमेंट गलत है, बच्चा गलती से ये याद रख लेता है। किसी भी इंस्टेंट पे या किसी पॉइंट पे दो वेव के बीच में अगर फेज डिफरेंस जीरो है तो कोहेरेंट सोर्स होगा। ये गलत डेफिनेशन है, ये रॉन्ग डेफिनेशन है। टू वेव हैव अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस इज कोहेरेंट सोर्स। टू वेव हैव अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस इज कॉल्ड कोहेरेंट सोर्स। टू इंडिपेंडेंट लाइट सोर्स मस्ट नॉट बी कोहेरेंट। ये कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते। दो इंडिपेंडेंट लाइट सोर्स कभी भी कोहेरेंट नहीं होते। कारण बताता हूं। देखो यहां पे मान लो ये एक पॉइंट है, वहां से वेव जनरेट हुआ, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाइव, चलो कुछ भी, ये हुआ, ये क्रिएट हुआ, ठीक है, ओके। दूसरा पॉइंट सोर्स यहां से वेव क्रिएट हुआ, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस, इसको बोल देता हूं मैं फाइव वन, इसको बोल देता हूं फाइव टू, ऐसे। अच्छा, दोनों का फ्रीक्वेंसी भी अलग है, इसका ओमेगा वन, इसका ओमेगा टू, दोनों का वेव नंबर भी अलग है, ये के वन और ये के टू, सब कुछ अलग है, सब कुछ अलग, अलग अलग सोर्स है। अब ये अलग अलग सोर्स है, यहां पे एक लाइट सोर्स, साउंड सोर्स, कुछ भी मान ले चलेगा, लाइट सोर्स से चल, यहां से एक वेव क्रिएट हुआ। अब ये वेव को पर्टिकुलर किसी x1 पॉइंट पे मैं देखूं, मतलब इस वेव को x1 पॉइंट पे मैं यहां देख रहा हूं, x1 पॉइंट एट टाइम t, तो यहां पे यही वेव इक्वेशन क्या बनेगा सर? यही वेव इक्वेशन बनेगा a साइन ओमेगा वन टी, मतलब टी टाइम पे देख रहा हूं बेटा, किसी जीरो टाइम पे भी ये मान लो, जीरो टाइम पे यहां पे एग्जैक्टली वेव इक्वेशन में जीरो आ जाएगा, लेकिन किसी टी टाइम पे आप देखोगे तो टी टाइम पे ये आएगा। पोजीशन क्या है? तो ये सोर्स था, ये सोर्स वन है और ये सोर्स टू है। इस फर्स्ट सोर्स से यहां पे देख रहा हूं तो ओमेगा वन टी प्लस के वन एक्स वन प्लस फाइव वन ये बनेगा, और इस सोर्स से वेव को मैं यहां रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो ये y1 है, ये y2 हो जाएगा कुछ ए साइन ओमेगा टू टी, मान लो उसको आने में यहां पे टाइम t लगा कुछ, मतलब टी टाइम पे ही देख रहा हूं मैं, मतलब जीरो टाइम पे दोनों ने वेव जनरेट हुआ, टी टाइम पे यहां पे मैं देख रहा हूं, टी टाइम पे, तो टी टाइम बाद ये वेव इक्वेशन ऐसा हुआ, ये वेव इक्वेशन क्या होगा देखो, ओमेगा टू टी प्लस के टू एक्स प्लस फाइव टू। अब मैं इसका फेज डिफरेंस दोनों वेव का निकालू तो क्या होगा सर? फेज डिफरेंस मतलब ये हो गया टोटल फर्स्ट का फेज टाइम टे, ये सेकंड का फेज, इसका डिफरेंस निकालो, इसका डिफरेंस घटाओ थोड़ा सा, तो ये क्या होगा ओमेगा वन टी ओमेगा टू टी, तो ये हो जाएगा ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू टी प्लस के टू के वन माइनस के टू इंटू एक्स प्लस फाइव वन माइनस फाइव टू, ये आएगा क्या? अब ये जो फेज डिफरेंस है ये टाइम डिपेंडेंट है कि टाइम इंडिपेंडेंट है? सर ये टाइम डिपेंडेंट है, टाइम डिपेंडेंट फेज डिफरेंस, मतलब टाइम के साथ ये फेज डिफरेंस वैरी कर रहा, और जो लाइट सोर्स होता है उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है। तो मान लो कि रूम में एक ट्यूबलाइट जल रहा, और रूम में अगर एक ट्यूबलाइट जल रहा उसके साथ मैं दूसरा ट्यूबलाइट जला देता हूं, तो मेरे फेस पे ब्राइटनेस बढ़ती बढ़ती है, घटती हुई नहीं दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि मान लो कि फेज डिफरेंस पाई का आया तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनना चाहिए था, हाँ सर डिस्ट्रक्टिव बन जाएगा। तो मान लो ये पूरा का पूरा फेज डिफरेंस पाई आया, मेरे चेहरे पे पूरा का पूरा दो लाइट ऐसे जलाया, समझना मजा आ जाएगा, फील दिला देता हूं टोटल। ये सोर्स है, ये सोर्स है, और दोनों सोर्स की वजह से मेरे चेहरे पे लाइट आई, और दोनों लाइट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही है, फेज डिफरेंस पाई का है, तो मेरे चेहरे पे अंधेरा होना चाहिए। लेकिन ये जो फेज डिफरेंस पाई का अभी है, थोड़ी टाइम में फेज डिफरेंस बदल जाएगा, क्योंकि फेज डिफरेंस टाइम डिपेंडेंट है। तो प्रैक्टिकली घरों में यही होता है, दो लाइट सोर्स है, अब वो दोनों से लाइट पहुंच रही, दोनों का फेज डिफरेंस अभी पाई बाई टू हो जाएगा, अभी जीरो हो जाएगा, अभी टू पाई हो जाएगा, और एक सेकंड में 100 बार फेज चेंज होता है। तो ऐसा नहीं है कि ट्यूब लाइट जो मेरे घर में जल रहा वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही कर रहा, वो डिस्ट्रक्टिव भी कर रहा, 1000 बार कंस्ट्रक्टिव 1000 बार डिस्ट्रक्टिव, एसी जैसे करता है वैसे, 1000 बार बल्ब जल रहा 1000 बार बुझ रहा, और इतनी जल्दी जल्दी होता है कि हमारे आंख की परसिस्टेंस इतनी हाई सेंसिटिव नहीं होती कि उसको हम विजुअलाइज कर पाए, इसलिए हमें उजाला ज्यादा होता हुआ दिखाई दे देता है। बताओ समझ में आएगी नहीं? अब
ये इनकोहेरेंट सोर्स हो गए दोनों, ये दोनों सोर्स कैसे हो गए? इनकोहेरेंट हो गए, इनकोहेरेंट सोर्स हो गए। और हमेशा ऐसा ही होगा। क्यों? क्योंकि लाइट एक्चुअल में कैसे निकलती है? तो याद है, तुमने पढ़ा होगा कि ट्रांजिशन होता है इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन से जब इलेक्ट्रॉन नीचे आता है वहां से फोटोन निकलता है, फोटोन विजिबल रीजन में आएगा तो हमको दिखेगा। और हजारों इलेक्ट्रॉन, हजारों एटम के हजारों लाखों मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहे होते हैं। हर ट्रांजिशन का टाइम पीरियड अलग अलग होता है, तो फ्रीक्वेंसी अलग होगी। टू फाइंड अ कोहेरेंट सोर्स इज नॉट इजी, टू फाइंड अ कोहेरेंट सोर्स इज नॉट इजी। कोहेरेंट सोर्स कैसे होते हैं? मान लो ये सोर्स है S1, इसका इक्वेशन है ए साइन ओमेगा टी प्लस K1x प्लस 5 I1 मान ले, और यहां पे S2 y बराबर ए साइन ओमेगा टी, मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? सेम। अब यहां से लाइट सोर्स यहां पहुंचा, यहां पहुंचा, यहां पे अगर दोनों इक्वेशन में लिखो, x1 डिस्टेंस पे है और ये मान लो कुछ x2 डिस्टेंस पे है, वेव नंबर भी सेम लेते हैं। वेव नंबर डिफरेंट लूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम kx लेते हैं प्लस 5 और यहां पे लेते हैं बेटा k2x प्लस 5। एक मिनट सर, एक मिनट, यहां पे आपने घटाया गलत है शायद। यहां से मान लो डिस्टेंस कुछ x1 पे आया है, यहां से डिस्टेंस x1 ही रहे, जरूरी नहीं है, कुछ x2 होगा। तो ये x1 है तो इसमें x2 आएगा, तो ये तो पूरा का पूरा इस तरीके से घटाना चाहिए, k1x1 माइनस k2x2। हाँ ठीक है, बट मेरा इस पूरे इलस्ट्रेशन में समझाने का मकसद ये था कि फेज डिफरेंस के फॉर्मूले में टाइम आ रहा, जैसे जैसे टाइम बदलेगा फेज डिफरेंस बदल जाएगा, और यहाँ पे फेज डिफरेंस फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि दोनों लाइट सोर्स की फ्रीक्वेंसी अलग है, इसलिए टाइम आया है। मेरा मुद्दा ये समझाने का था बस, ठीक है। अब मान लो ओमेगा टी प्लस के, सिंप्लिसिटी के लिए हम के सेम ले रहे हैं, वैसे ओमेगा तो सेम लेना ही पड़ेगा अगर हमें कोरेंट लेना है, तो समझाता हूं। तो आई बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस 5 ये है ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस 5। अब यहां से मान लो कोई पॉइंट x1 पे और यहां से पॉइंट x2 पे, टी टाइम पे मैं दोनों का वेव देख रहा हूं, तो y1 बराबर होगा ए साइन ओमेगा टी प्लस के x1 प्लस 5, और इसके वजह से जो वेव पहुंचेगा यहां पे किसी टी टाइम पे देख रहा हूं, टी टाइम पे दोनों वेव को मैंने देखा किसी टी टाइम पे, तो ए साइन ओमेगा टी प्लस के x2 प्लस 5। अब हम दोनों का फेज डिफरेंस निकालेंगे, तो टोटल 5 डैश माइनस टोटल 5 डैश, टोटल फेज को मैंने 5 डैश बोला है, तो ये हो जाएगा बेटा ओमेगा टी प्लस के x1 प्लस 5 को हम माइनस करेंगे ओमेगा टी प्लस के x2 प्लस 5। तो जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा, के बाहर आ जाएगा, x1 माइनस x2 प्लस 5 माइनस 5 इज इक्वल टू डेल्टा 5। ये तुम्हारा फेज डिफरेंस आ गया, और ये डज नॉट डिपेंड्स अपॉन टाइम, डज नॉट डिपेंड्स ऑन टाइम, ये टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा। इसको थोड़ा फिर से लिखता हूं मैं अगले पेज पे, के x1 माइनस x2 5 माइनस 5। तो फेज डिफरेंस तुम्हारा क्या है देखो, के x1 माइनस x2 प्लस 5 माइनस 5, ये एक्चुअल में फेज डिफरेंस का फॉर्मूला होता है। तुम बोलोगे कि सर एक मिनट, आपने तो ये बताया था कि डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स, ये बताया था फेज डिफरेंस का फॉर्मूला, याद करो। अरे कुछ नहीं, 2 पाई को नीचे ले आ, तो डेल्टा फाई बाई 2 पाई डेल्टा एक्स बाई लेमडा, यही तो था। लेकिन ये तो 5 माइनस 5 भी आ रहा। तो जनरली जो हम यहां पे इंटरफेरेंस के लिए या कोई वेव इक्वेशन लेते हैं, उसमें इनिशियल फेज 5 और 5 को जीरो मान लेते हैं। हम इक्वेशन ये लेते हैं y बराबर a sin ओमेगा टी प्लस के एक्स, लेकिन इनिशियल फेज डिफरेंस भी तो कुछ हो सकता है, दो सोर्स है तो। और इस पे तो हमने वेव में आपको लाखों सवाल करा है। हाँ भाई साहब, फेज डिफरेंस ऐड करना दो वेव की इक्वेशन को हमने सिखाया है, और ये इसी से तो फेज डिफरेंस लाते थे। यहाँ पे 60 डिग्री है, यहाँ पे 30 डिग्री है, याद है? साइन के फंक्शन में लिखते थे ओमेगा टी प्लस के एक्स 30 डिग्री, ओमेगा टी प्लस के एक्स 60 डिग्री, तो फेज डिफरेंस 30 का आ गया। लेकिन हम सिंप्लिसिटी के लिए अगर ये मान ले, इफ इनिशियल फेज दोनों का सेम है, इनिशियल फेज दोनों का सेम है, तो फाई 1 बराबर फाई 2, तो ये जीरो हो जाएगा। तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू के की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई बाई लेमडा इंटू x1 माइनस x2, पाथ डिफरेंस हो गया। ये पाथ का ही डिफरेंस है, यही इक्वेशन तो आ गया। इक्वेशन आ गया। तो ये जो फेज डिफरेंस था
वो सिर्फ पाथ पे डिपेंड कर रहा कि सोर्स से मान लीजिए कि कोई वेव x1 चला, सोर्स से दूसरा वेव x2 चला, तो ये पाथ डिफरेंस की वजह से ये कुछ फेज डिफरेंस आ जाएगा। ये क्या फेज डिफरेंस आ जाएगा, और ये फेज डिफरेंस किसी एक पॉइंट पे, जैसे इस सोर्स से x1 डिस्टेंस पे, इस सोर्स से x2 एक पॉइंट पे, ये जो एक पॉइंट पे पाथ डिफरेंस की वजह से जो फेज डिफरेंस आता है वो कांस्टेंट रहेगा, वो टाइम के साथ वेरी नहीं करेगा। और फेज डिफरेंस अगर टाइम के साथ वेरी नहीं करेगा तो उसी दो सोर्स को हम कोहेरेंट सोर्स कहते हैं, अदरवाइज वो इनकोहेरेंट सोर्स हो जाएगा। बताइए, आपको मजा आया जोरदार? अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंटरफेरेंस, सुपरपोजिशन एंड इंटरफेरेंस, और इंटरफेरेंस के बहुत सारे सवाल वेव ऑप्टिक्स में पूछे गए हैं, वो सारे हम करेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। और इंटरफेरेंस का लेक्चर तो तुम्हें 90, 80, 70%, 70, 80% वही लगेगा जो वेव साउंड में हमने पढ़ा था। थोड़ा सा यहां पे बातें लाइट लाइट की हो जाएंगी, वहां पे साउंड की थी, यहां पे क्वेश्चन के वेरिएशन थोड़े समझ जाएंगे। ठीक है, तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, धन्यवाद। फिर थर्ड लेक्चर में हम YDC पढ़ेंगे, या नेक्स्ट लेक्चर में ही हम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट शुरू कर देंगे, लेकिन एकदम तबियत से आपको इंटरफेरेंस पढ़ाएंगे। पहले दो वेव का इंटरफेरेंस कैसे होता है, फेजर डायग्राम से हम कैसे निकालते हैं, दो वेव इक्वेशन को हम किसी पॉइंट पे जोड़ते कैसे हैं, फिर फेज डिफरेंस टाइम के साथ चेंज नहीं होने की वजह से कांस्टेंट फेज डिफरेंस से कांस्टेंट कांस्टेंट पाथ डिफरेंस से कांस्टेंट फेज डिफरेंस आता है। उस फेज डिफरेंस की वैल्यू कंस्ट्रक्टिव के लिए, इंटरक्टिव के लिए कितना होना चाहिए, मिनिमम और मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होता है, डिफरेंट सोर्स की अगर इंटेंसिटी डिफरेंट है तो आई मैक्स आई मीन क्या होगा, सोर्स की अगर इंटेंसिटी सेम है दोनों सोर्स की तो आई मैक्स आई मीन क्या होगा, आई मैक्स आई मीन की रेशियो पे I1 I2 का रेशियो से आई मैक्स आई मीन का रेशियो, आई मैक्स आई मीन के रेशियो के A1 और A2 का रेशियो, सेम इंटेंसिटी से आई मैक्स आई मीन का, विजिबिलिटी रेशियो से, इन सबसे खूब सारे सवाल पूछे गए, तो ये हम सारे करेंगे। धन्यवाद।